everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज का जो सेशन है ये आपका कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है। इस सेशन के अंदर हम यूनिट 7 की कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इस सेशन में ना सिर्फ हम यूनिट 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो यूनिट 7 से रिलेट करते हैं हमारे, तो उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस सेशन। ओके, सो इस सेशन के अंदर मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी बिफोर टू स्टार्ट। सो ये सेशन है यूनिट 7 का, ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर हम पहला जो पार्ट है ये आपका पेडागोजी और पेडागोजिकल एनालिसिस के साथ डील करता है, जिसके अंदर कई तरीके के लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेफिनेशन जो लिखी हुई पेडागोजी से ही रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट पार्ट से डील करिए। इसके अलावा जो आपका पार्ट सेकंड है, इसके अंदर हम मेनली असेसमेंट पढ़ते हैं कि असेसमेंट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ असेसमेंट, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप्स आते हैं आपके असेसमेंट एज, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट ऑफ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। इसके अलावा जो पार्ट बी का जो है, पार्ट बी हमारे यूनिट 7 का, इसके अंदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी आते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद दी जो जितने आपकी लर्निंग है, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सी पार्ट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिलेबस में कि इसके अंदर आप सारे के सारे असेसमेंट है, पेडागोजी है, एजुकेशन की, और इसके साथ साथ यहाँ पे फीडबैक की डिवाइसेस है, किस तरह के फीडबैक होते हैं, टाइप्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, तो हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विद द डी पार्ट जो हम डील करेंगे, असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसमें आपका गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस आता है, और इसके साथ साथ जो रूब्रिक्स और प्रोडक्ट प्रोसेस प्रीसेज और फ्रेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, तो इस सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये फर्स्ट है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेडागोजी के बारे में। सो व्हाट इज पेडागोजी? सो मेनली जो पेडागोजी ये जो वर्ड है ये हमें कहाँ से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है पेडागोजी को, इन विच द पैडोस मीन चाइल्ड, कि मतलब पैडोस मतलब क्या है, चाइल्ड, और एगोगस मतलब लीड, कि हमें बच्चे को लीड करना, टू लीड द चाइल्ड, तो जो कि जो पेडागोजी के साथ डील करता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस सेशन के अंदर हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, एंड्रागोजी भी और पेडागोजी की। तो एज ऑफ नाउ आपको बस इतना दिमाग में लेके चलना है कि व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन एजुकेशन एंड द लीड द चाइल्ड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पेडागोजी, की जब हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाए, क्या मेथड ले, क्या स्ट्रेटेजी ले, तो वी आर टोटली टॉकिंग अबाउट पेडागोजी, कि हम टू लीड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड। एंड वेयर एज ऑन द अदर साइड व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट एंड्रागोजी, दैट मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द एडल्ट्स, कि जब हम एडल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एडल्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर हम इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए, इंडियन हायर एजुकेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए, तो इसकी एज ग्रुप क्या होगी, 18 से यहाँ पे 35 ईयर्स तक की आपके एडल्ट्स इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ है आपके बारे में। सबसे पहले आपको एक बेसिक रक्स समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी। सो पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड। नाउ व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने पेडागोजिकल के बारे में पढ़ लिया कि पेडागोजिकल इज ड्राइव फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है पेडागोजिको एंड टू लीड द चाइल्ड। वेयर इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? तो ये जो एनालिसिस है ये पेडागोजिकल के साथ जुड़ गया है, कंबाइंड फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। सो पेडागोजिकल एनालिसिस मतलब क्या है, विच मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पेडागोजी और एनालिसिस, मतलब कि जब हम साइंटिफिकली और एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं टीचिंग की ऑफ अ सर्टेन टॉपिक, तो वो आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस कहला रहा है।
पेडागोजी मतलब साइंस एंड आर्ट्स ऑफ टीचिंग की। जो पेडागोजी क्या है मेनली कि जब ये साइंस है, ये आर्ट्स है टीचिंग की। पेडागोजी रेफर करता है एजुकेशनल स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसके अंदर हम फिलोसफीज पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी हाउ पीपल लर्न, कैसे लोग यहाँ पे लर्न करते हैं, हाउ टीचर शुड असिस्ट इन दैट लर्निंग। तो ये सब कुछ पेडागोजी के अंदर आता है। एंड जब हम यहाँ पे साइंटिफिकली उसको टेस्ट करना, इफेक्टिवली तरीके से उसको देखना, मेजर करना, तो वो एनालिसिस के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर हम बाइफरकेट करते हैं टॉपिक को सब यूनिट्स पे और यूनिट्स पे, स्मॉलर पार्ट्स पे, और हर एक एक्सपेक्ट को हम यहाँ पे एनालिसिस करके उसकी माइन्यूट डिटेल्स को, तो वो एनालिसिस कहला रहा है। और जब ये कंबाइन हो जाता है आपस में तो वो आपका पेडागोजिकल एनालिसिस बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। नाउ अब यहाँ पे कई तरीके की कंपोनेंट्स होते हैं। ये अगर आप ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने यूनिट 7 को पूरा नहीं पढ़ा है इससे पहले, तो आप इस सेशन को ही रेफर कर सकते हो। तो इस सेशन के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नाउ तो कंपोनेंट्स क्या है हमारे पेडागोजी के। तो यहाँ पे कई तरीके की कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली यहाँ पे 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पेडागोजी के। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है विच टॉक्स अबाउट कंटेंट एनालिसिस, दैट व्हाट टू टीच, कि हमें क्या पढ़ाना है। कंटेंट एनालिसिस मीन्स that whenever the teacher is going to teach their students so that he or she creates some content, कि उसको क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक के ऊपर उसे बच्चों को टीच करना है, नॉलेज देनी है, इंस्ट्रक्ट करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। सो जो कंटेंट है आपका, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आपका वो है कंटेंट एनालिसिस, व्हाट टू टीच, जिसके अंदर एक सिंगल टॉपिक की टीचर बात कर सकती है या यूनिट वाइज कोई टॉपिक पढ़ा रही है, कोई कॉन्सेप्ट की नॉलेज बच्चों को दे रही है, और कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रही है, तो विच कम्स अंडर द कंटेंट एनालिसिस, यानी कि व्हाट टू टीच। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट होता है मेन हमारा, वो होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई टू टीच। अब देखोगे, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक आपका करिकुलम है, कोई भी कोर्स जो बनता है, कोर्स स्ट्रक्चर होता है, उसका एक तरह का रोड मैप जो बना के आपको दे रहा है, जिसको हम करिकुलम कह रहे हैं। अब कोई भी प्रोग्राम है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये कंटेंट है, हमें ये बच्चों को पढ़ाना है। अब कैसे पढ़ाना है, इसके पढ़ाने के बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे मेट होंगे और इसका पर्पस क्या है, तो वो हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिस्कस करते हैं। मतलब सेटिंग ऑफ द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंटेंट मटेरियल ऑफ द टॉपिक इन हैंड बाय राइटिंग देम इन अ स्पेसिफिक बिहेवियरल टर्म्स। मतलब कि जो प्री डिटरमाइन करना कि एट द एंड ऑफ द सेशन व्हाट द चाइल्ड विल गोइंग टू लर्न, कि बच्चा क्या पढ़ेगा, बच्चे को क्या समझ आएगा इसके करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, माई मोटिव इज टू डिलीवर यू द कंटेंट effectively so that you can grasp the content in effective manner, कि आप क्या करें, जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ आप उसे इफेक्टिवली तरीके से उसको ग्रास्प कर पाए, अपनी नॉलेज को अटेन कर पाए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने ये प्री डिटरमाइन कर लिया, आपको मैं यूनिट 7 का रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप उसे एग्जाम में सही से आप क्वेश्चंस को लगा पाए, कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए। तो ये मेरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड ऑफ द सेशन व्हाट माय चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न। तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विच इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ पेडागोजी। देन थर्ड इज लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चूजन मेथड, कि यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा, हाउ टू टीच। फर्स्ट इज व्हाट टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है। सेकेंड इज व्हाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ द सेशन। देन थर्ड इज हाउ टू टीच। देन व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज that the teacher should apply and should use to teach the child, कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाए, क्या स्ट्रेटेजी वो यूज करे, क्या टेक्निक्स यूज करे, क्या एड्स यूज करे, क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, what are the equipments that will help the teacher to make the learning effectively, और बच्चे को वो सही से कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर पाए। तो ये हम सब कुछ देखते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ पेडागोजी में, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, जिसके अंदर हम मेथड चूज करते हैं स्पेसिफिकली। और यहाँ पे जो मेथड चूज करते हैं वो हर एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही हम चूज करते हैं एज अ टीचर। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ विच इज इवेलुएशन। व्हाट इज दैट मीन, मतलब इवेलुएशन कि एट द एंड ऑफ द सेशन कि बच्चे को कितना समझ आया,
जो चाइल्ड को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया कि नहीं। तो ये आपको इवेलुएशन की टेक्निक का आप यूज करते हैं कि व्हाट इज अचीव्ड सिलेक्शन ऑफ इवेलुएशन टेक्निक, कि जब आपने बच्चे को क्लास में पढ़ा दिया, देन एट द एंड ऑफ द सेशन या ड्यूरिंग द सेशन आप क्या कर रहे हो, ओरली उसे पूछ रहे हो, रिटर्न आप टास्क करवा रहे हो, कुछ टेस्ट दे रहे हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कुछ आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रोब कर रहे हो उसके सामने, तो वो आपका इवेलुएशन के अंदर आता है। सो मेनली आपके 4 कंपोनेंट्स है पेडागोजी के, विच इज कंटेंट एनालिसिस यानी कि व्हाट टू टीच, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई टू टीच, learning experiences and chosen method, how to teach, and fourth is last which is evaluation, what is achieved, selection of a evaluation device। ठीक है, तो ये आपको पूरा मैंने 4 कंपोनेंट्स बता दिए विद फ्लो चार्ट, तो आप ये अच्छे से बाद में भी देख सकते हैं। नाउ अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस में। सो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली आपके 7 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या है पेडागोजिकल एनालिसिस के, ये हम डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस का कि जो भी हम करिकुलम की जो कंटेंट है, जो करिकुलम के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको हम एनालिसिस कर पाए मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल तरीके से उन कंपोनेंट्स को समझ पाए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि पेडागोजिकल एनालिसिस कर पाए, हर एक चीज को, हर एक एक्सपेक्ट को मतलब इन डेप्थ हम स्टडी कर पाए। इसके अलावा एंटिसिपेट करना कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच कंपोनेंट, कि हर एक कंपोनेंट जो इन्वॉल्व है किसी करिकुलम उसका हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ पाए, एसेंस समझ पाए उसके पीछे। देन टू आइडेंटिफाई द प्री रिक्विजिट्स इन द करिकुलर एरिया, to design the appropriate objective based learning experiences for the different stages and content, और इसके साथ साथ टू एंटिसिपेट द स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये 1 लाइनर है, आप इसको देख के भी एक बार आपको समझ आ जाएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कि मेनली पेडागोजिकल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है कि हमें डिजाइन करना अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ताकि बच्चे को एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ नया सीखने को मिले। एंटिसिपेट करना स्ट्रेटजीज का, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करना, करिकुलर एरियाज के हर एक कंपोनेंट को एनालिसिस करना मीनिंगफुल वे में। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नाउ अब बारी आती है स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस की। सो देयर आर द 7 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अब यहाँ पे आपको सोचना है एज अ टीचर। अब आप टीचर हो, आप लेक्चर डिलीवर करते हो, तो उससे पहले आप अंधाधुंध नहीं पढ़ाने लग जाते। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग कि आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये जो आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं क्या इसको आप यूनिट वाइज, मतलब इसको आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या माइन्यूट डिटेल्स को आप डील करेंगे कि नहीं, क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हर एक एक्सपेक्ट को आप देखते हैं। तो इसी तरीके से जो स्टेप्स होते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के, ये आपके 7 स्टेप्स में चलता है। फर्स्ट होता है कि जब टीचर डिवाइड करती है अपने कंटेंट को सिलेक्टेड यूनिट में, कि जो उसके लिए रेलिवेंट होता है, जो उससे पढ़ाना होता है क्लास में, सबसे पहले वो सिलेक्ट करेगी, फिर उसको सुटेबली सब यूनिट्स में डिवाइड करेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे पढ़ाया है मैंने पेडागोजिकल, या आपको पेडागोजी पढ़ानी है, ठीक है, ये मेरा ब्रॉडर एक्सपेक्ट है, ब्रॉडर मेरा कंटेंट है। अब एज अ टीचर इसके अंदर मैं क्या देखूंगी कि पेडागोजी के अंदर अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि पेडागोजी किस वर्ड से मिलकर बना है, कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेडागोजी, हु गेव दिस पेडागोजिकल टर्म, एंड इसके अलावा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पेडागोजिकल एनालिसिस, व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस। तो ये क्या कर रही हूँ मैं कि मैंने ब्रॉडर एक्सपेक्ट है, ब्रॉडर कंटेंट है, जिसको मैं आपको सब यूनिट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो कंटेंट होता है सिलेक्टेड यूनिट का, उसको आप क्या करते हैं, सब यूनिट्स में अरेंज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको सब यूनिट्स में बांटते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। देन सेकंड स्टेप इज टू ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सब यूनिट, कि जब आप जो सब यूनिट है छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड करा, तो उसको भी आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका एसेंस देख रहे हैं कंटेंट का क्या है। फिर आप अप्रोप्रिएट जो प्रीवियस नॉलेज होती है, जो उस पर्टिकुलर सब यूनिट के लिए डिवाइड होते हैं, वो आप उसको राइट करते हैं। फिर आप राइट करते हैं अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। अब ये कंटेंट है, ये छोटा भाग है इस यूनिट का, एक उससे छोटी एक और यूनिट है जो डिवाइड हो गई है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इस यूनिट से बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा, तो वो मैं प्री डिटरमाइंड, और जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स है वो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो वो एज अ टीचर आप लिखते हैं 4th स्टेप में। फिर आता है 5th स्टेप कि जब आप उस पर्टिकुलर सब यूनिट को डील करने के लिए हर एक एक्सपेक्ट देख रहे हैं कि मेथड क्या होंगे, टीचिंग एड्स क्या होंगे, किस तरीके से पढ़ाना है, एक्सपेरिमेंटेशन रिक्वायर है कि नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि नहीं, आप यहाँ पे नेसेसरी ब्रॉड वर्क रिक्वायर है कि नहीं, प्रोबिंग करना है क्वेश्चन का बीच बीच में,
किस तरह की वैल्यूएशन करनी है, किस तरह का असेसमेंट करना है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, सो एंड सो। तो आप इसके फिफ्थ स्टेप के अंदर ये सब चीज़ें करते हैं कि जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी और जो सब यूनिट की है, और उसको भी आप हर एक एक्सपेक्ट को डील करने का सोचते हैं। फिर आता है स्टेप 6 कि जब आप गिव करते हैं सूटेबल एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, एनालॉजीज सब यूनिट्स की, और लास्ट में जाके आप उसे प्रिपेयर कर देते हैं टेबल ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सब यूनिट का। ठीक है, तो ये है आपके 7 स्टेप्स जो पेडागोजिकल एनालिसिस में मेनली चलते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है ये आपके, और ये स्टेप है जो कि यूजुअली एज अ जो टीचर है वो अपनी क्लास के अंदर यूज़ करती है ताकि वो बच्चे को पढ़ा पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज क्रिटिकल पेडागोजी। अब ये भी हमारे सिलेबस में है। अब क्रिटिकल पेडागोजी क्या है? सो कहीं नहीं जाते, रिलेट करते हैं क्रिटिकल पेडागोजी को पॉलो फेरारे से। पॉलो फेरारे का जो आपको मैंने फिलोसफी पढ़ाई थी उसके अंदर क्या था? पॉलो फेरारे एक्सटेंसिवली बात कर रहे थे आपकी क्रिटिकल पेडागोजी की, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे को डिलीवर करी है टीचर, तो वो ड्रिलिंग मेथड में नहीं होनी चाहिए कि स्पून फीड कर दी इंफॉर्मेशन को, लेकिन बच्चे को इस तरीके से आप एजुकेट करें कि वो क्रिटिकली चीज़ों को जज कर पाए, क्रिटिकली क्वेश्चन जज कर पाए, एनालिसिस कर पाए, क्वेश्चन कर पाए, कि अंधाधुन या मतलब पैसिवली होके किसी चीज़ को वो गेन ना करने लग जाए, वो उस चीज़ को समझे, उसे क्वेश्चन करे, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। तो वही आपकी क्रिटिकल पेडागोजी कहला रही है। तो क्रिटिकल पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है आपको पॉल फेरारे ने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बात है। इसके अलावा क्रिटिकल पेडागोजी एक तरह का एजुकेशन अप्रोच है जो बच्चे के अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करता है, क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप करता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जो क्रिटिकल पेडागोजी है ये एक तरह की एबिलिटी बच्चे के अंदर डालता है कि हम क्रिटिकली परसीव कर पाए इसके पीछे क्या कारण है। हम क्या होता है कि जनरली हम बच्चे को सिर्फ पढ़ा देते हैं कि हाँ ये है, इसने थ्योरी दी है, इसका ये निकल के आया है निष्कर्ष, आपको ये पढ़ना है। लेकिन जो क्रिटिकल पेडागोजी में आपके ये इसके पीछे कॉज बताता है, इसके पीछे कारण बताता है कि क्यों आया, क्यों ये सिचुएशन आपकी ऐसी आई कि आपको ये थ्योरी बनानी पड़ेगी, क्यों ये आपको इतनी इंपॉर्टेंस आ गई कि आपको इसको मतलब इसके अंदर किसी तरह का इंटरवेंशन लाना पड़ गया, आपको इंटरवीन करना पड़ गया, इस कॉन्सेप्ट को अमेंडमेंट लाना पड़ गया। तो वो हर एक चीज़ के हर एक एक्सपेक्ट को जज करना, क्रिटिकली देखना, क्रिटिकली कॉन्शियसनेस बच्चे के अंदर बढ़ाना, तो वो क्रिटिकल पेडागोजी कहला रहा है। क्रिटिकल पेडागोजी हमेशा ही स्टूडेंट को अनेबल करता है कि क्वेश्चन करना, चैलेंज करना डोमिनेशन को, जो बिलीव है, जो प्रैक्टिसेस है जो उसे डोमिनेट करे, उसको देखना कि क्यों ये हमें डोमिनेट करे, हम क्यों ऑप्रेस हो रहे हैं किसी चीज़ से। सोसाइटी के अंदर क्या क्या इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये आपको बताए। इसके अलावा क्रिटिकल पेडागोजी एक तरह का सेंट्रल कंसर्न है इशू ऑफ द पावर, जो टीचिंग से डील करी है लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे बेसिक मेथोडोलॉजी है, बेसिक स्टेप्स है हमारे क्रिटिकल पेडागोजी की। टू सी, टू एनालाइज एंड टू एक्ट। टू सी, टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करना। तो ये इतनी क्षमता, इतनी कैपेबिलिटी बढ़ाना बच्चे के अंदर कि बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर पाए, सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाए, डिफाइन कर पाए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक तरह का लिंक बना पाए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप होता है एनालिसिस करना कि व्हाई डिड दिस हैपन, कि क्यों हुआ ये, क्या कारण था इसके पीछे, व्हाट आर द कॉजेस, हाउ इज दिस परपेचुएटेड एंड और सस्टेन्ड, कैसे ये बढ़ी, कैसे सस्टेन के अंदर हो गई है, कैसे सस्टेनेबल है ये सिचुएशन, क्यों सस्टेन कर रही है। तो हर एक चीज को क्वेश्चन करना। फिर आता है एक्ट। फिर लास्ट में आता है कि शॉर्ट टर्म एक्शन लेना किसी चीज को, अगर आप पता है प्रॉब्लम है तो इमीडिएट एक्शन लेना, या शॉर्ट टर्म पे एक्शन लेना है कि लॉन्ग टर्म एक्शन लेना। तो ये आपका क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर आता है, मेन इसकी मेथोडोलॉजी है। पॉलो फेरारे ने दी थी आपको कि जिसके अंदर ये एजुकेशन को एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, कि बच्चे को फुल फ्रीडम देना कि बच्चा हर चीज़ को एक्सप्लोर कर पाए, समझ पाए। इसके अलावा पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड को समझ पाए, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना को जगा पाए। तो ये पॉलो फेरारे ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था। तो आई होप आपको क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, लेट्स सम अप। तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है व्हाट इज पेडागोजी, कि पेडागोजी क्या है, ठीक है, व्हाट इज पेडागोजी, कि ये हमें जो ग्रीक वर्ड से हमें मिला है पेडागोजी को, जिसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड।
ठीक है, लीड द चाइल्ड। इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा है कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या आता है, कि विच इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, यानी कि पेडागोजी और उसके साथ साथ एनालिसिस, कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का ही। इसके अलावा यहाँ पे हमने स्टेप्स पढ़े हैं पेडागोजी के एनालिसिस के हमने स्टेप पढ़े हैं और कंपोनेंट्स पढ़े हैं 4, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट समझा है, विच इज गिवन बाय दी पॉलो फेरारे, ठीक है। नाउ इतना हो गया। अब आती है बारी हमारी कई तरीके के लेवल्स पढ़ने की, जो हमें जो बहुत ही फेमस है, या आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आपको यहाँ से करना है रिवाइज तो आप कर सकते हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पेपर 1 के अंदर, जिसके अंदर 3 तरीके के लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल है ये आपको हर्बर्टेरियन मॉडल के नाम से जानते हैं, हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग मॉडल आपको मॉरिसन ने दिया था, जिसको हम मॉरिसन टीचिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये आपको बिज एंड हंट ने दिया था, ठीक है। नाउ व्हाट इज जो मेमोरी लेवल क्या है जो टीचिंग का, तो ये आपको इसमें बताया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मेमोरी लेवल? तो मेमोरी लेवल मतलब क्या है? The objective is to impart the information to the students to key point to memorize। कि इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के ऊपर खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं एज इट इज, जिसमें टीचर आपके अंदर एक तरह का इंफॉर्मेशन को ड्रिल कर रही है, इंफॉर्मेशन के अंदर आपके दिमाग के अंदर डाल रही है। मेन एम होता है इसका मेमोरी लेवल का कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखना और ट्रेन करना, अपनी मेमोरी फैकल्टी को रिटेन करना, किसी लर्निंग मटेरियल को मेमोरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करना, रिकॉल करना, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है इसके, रिकॉल करना, रिमेंबर करना, तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है, जो कि आपका ऊपर लेवल पे होता है। ये सरफेस लेवल पे इंफॉर्मेशन को आप गेन कर रहे हैं और सिर्फ उसको रट रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को माइंड के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेनली होता है कि किस तरीके से यहाँ पे आप कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, यानी कि फैक्ट्स को देख रहे हैं और प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं। और यहाँ पे जो टीचर है आपकी रिटेंशन की जो स्टेबिलिटी है उस पर काम करती है। गुड मेमोरी यहाँ पे होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को अपनी माइंड में स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे जो टीचर है वो आपकी मेमोरी को इवेलुएट करती है बाय ड्रिलिंग मेथड, रिव्यू मेथड और रिवीजन, ठीक है, रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये कुछ टेस्ट लेती है, इसके वजह से आपकी मेमोरी लेवल पता चलता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट की नॉलेज हुई कि नहीं। इसके अलावा जो मेमोरी लेवल होता है टीचिंग का, ये हर्बर्ट का ये ओरिजिनेट हुआ है मॉडल, जिसके अंदर 5 तरीके के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होते हैं, यानी कि फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 तरीके के एक्सपेक्ट है ना, ये हर आपको लेवल में मिलेगी, चाहे ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है चाहे रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो यहाँ पे लेकिन सेम होगी, सिचुएशन सेम होगी, कंडीशंस यहाँ पे सेम, यहाँ पे डिफरेंट होगी, सिचुएशंस डिफरेंट होगी हर एक लेवल पे। अब वो कैसे? सबसे पहले आता है फोकस, कि जब भी हम बात कर रहे हैं मेमोरी लेवल की, तो हमने क्या पढ़ा है कि चीज़ों को रिकॉल करना, चीज़ों को रिटेन करना, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करना, कि व्हेनेवर द टीचर इज ड्रिलिंग द इंफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन, ड्रिल मेथड के फॉर्म में बच्चे के दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रही है, जस्ट लाइक अ स्पून फीडिंग करवा रही है और क्रैमिंग के थ्रू बच्चा सीख रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है फोकस। ये हमारा क्या है? ये हमारा ये मॉडल का सबसे पहला एक्सपेक्ट है फोकस, मतलब टू ट्रेन द मेंटल एबिलिटीज। मेन मतलब क्या है? मेन फोकस क्या है कि बच्चे की मेंटल डिसिप्लिन को ट्रेन करना। इसके अलावा एक्वायर करना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, लर्नड मटेरियल, ताकि लॉन्गर समय तक उसकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाए। टू रिकॉल करना, टू प्रोड्यूस करना, टू रिकॉग्नाइज करना, कि समय पे अगर एक ऐसी सिचुएशन है कि उसे इंफॉर्मेशन को याद करना चाहे तो वो फटाफट जो उसके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है उसका वो यूज़ कर पाए। फिर आता है सिंटेक्स। अब सिंटेक्स आपको क्या बता रहा है? सिंटेक्स यहाँ पे आपको पैराडिम बता रहा है, पैराडिम ऑफ टीचिंग बता रहा है। तो ये जो पैराडिम ऑफ टीचिंग है ये आपकी 5 पार्ट्स में होती है, कि सबसे पहले प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, कंपैरिजन करना, जनरलाइजेशन करना और एप्लीकेशन करना। प्रिपरेशन मतलब फंक्शन ऑफ दिस स्टेप इज टू ब्रिंग इनटू द कॉन्शियसनेस, कि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ को आप इंफॉर्मेशन को याद करना, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रिपेयर होना, ठीक है, प्रिपरेशन करना उसके बारे में, रेलेवेंट आइडियाज है, सब्जेक्ट मैटर्स है, उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना। तो टीचर यहाँ पे क्या करती है? अगर चाहती है टीचर आपको मेमोरी लेवल के ऊपर टीचिंग करवाना, तो टीचर क्या करेगी? सबसे पहले जो कंटेंट है वो प्रिपेयर करेगी, फिर बाद में जाके जो प्रेजेंट करेगी, मतलब जो न्यू आइडियाज है, न्यू नॉलेज है कंटेंट की, उसको इम्पार्ट करेगी, बच्चों के सामने डालेगी। फिर
टीचिंग के अंदर आता है कंपैरिजन करना, कि बच्चे ने ओल्ड जो प्रायर एक्सपीरियंस लिया होता है उसको न्यू एक्सपीरियंस से कंपेयर कराना, न्यू फैक्ट सीखना, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी जज करना। फिर आता है जनरलाइजेशन, जिसके अंदर टीचर जनरेट करती है सिचुएशन को सो दैट स्टूडेंट्स में बी एबल टू इंडिकेट द सिमिलैरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, न्यू आइडियाज एंड नॉलेज। जनरेट्स करना, टीचर जनरेट करे सिचुएशन ताकि बच्चा इनके बीच में एक तरह का सिमिलैरिटी इंडिकेट कर पाए एलिमेंट्स के अंदर, फिर बाद में जाके अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपकी सिंटैक्स है जो कि पैराडिम ऑफ टीचिंग बता रहा है, मेमोरी लेवल के अंदर आते हैं 5 तरीके के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंटैक्स के अंदर। प्रिपरेशन करना, फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन करना, कंपैरिजन करना, जनरलाइजेशन करना, लास्ट में जाके एप्लीकेशन करना। फिर आता है सोशल सिस्टम, ये आपका थर्ड एक्सपेक्ट है टीचिंग का। इस मॉडल की जो हार्वर्ड ने दिया था मॉडल ऑफ टीचिंग, तो उसका ये थर्ड एक्सपेक्ट है विच इज सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में क्या है, अब टीचर है मेमोरी लेवल के थ्रू बच्चे को पढ़ा रही है, बच्चे को इंफॉर्मेशन को रिकॉल करवा रही है, याद करवा रही है, उनके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है। तो उसके लिए जो सपोर्टिव डिवाइसेस क्या क्या होगी, कि ओरली पढ़ा रही है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रही है, प्रेजेंटेशन बना रही है, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई है, तो प्रेजेंटेशन बनाई है तो ये मेरा एक तरह का सपोर्टिव डिवाइस है कि मैं इस डिवाइस का यूज़ करके आपके अंदर नॉलेज को डाल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। तो ये सपोर्ट सिस्टम है, सोशल सिस्टम है। फिर आता है आपका यहाँ पे कि जो टीचर है इसके अंदर मोर एक्टिव होती है। ठीक है, ये आपका सोशल सिस्टम होता है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ये डबल हो गया सोशल सिस्टम, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम के अंदर सोशल नहीं है, सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम। अब इसके अंदर टीचर एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। टीचर यहाँ पे काफ़ी एक्टिव होता है कंपैरेटिवली टू दी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे पैसिव लर्नर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के दिमाग में डाली जाती है वो एज इट इज़ अपने अंदर गेन कर लेते हैं। तो टीचर एज अ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, एक्टिवली यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। फिर आता है इवेलुएशन, यहाँ पे जो इवेलुएशन करना, कि जब ओरल टेस्ट बच्चे का ले रही है कि बच्चे को कितना समझ आया, ओरली उसे सुन रही है या रिटन टेस्ट ले रही है, तो ये आपके इवेलुएशन सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी लेवल। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये आपको किसने दिया है, ये आपको मॉरिसन ने दिया। अब इसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं करना, सिर्फ रिकॉल नहीं करना, अब यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे रिलेट करके सीखना है, अंडरस्टैंड करके सीखना है, अंडरस्टैंडिंग आती है इसके अंदर, तो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बना के सीखना है। ठीक है, जो प्रीवियस नॉलेज हमने ली थी, जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, एसिमुलेट किया था, फिर बाद में उसको अकोमोडेट करना अपनी मेमोरी में, न्यू स्कीमास बनाना, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आती है। जो मैं आपको की पॉइंटर्स बता रही हूँ ना, उसको दिमाग में ध्यान में रखना है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब सीक्स टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद द रिलेशनशिप एंड सॉलिटरी फैक्ट्स विच शो द प्रिंसिपल में बी अप्लाइड, यानी कि मास्टरी ऑफ कंटेंट, यहाँ पे बच्चे की मास्टरी हो जाती है कंटेंट के अंदर। मॉरिसन ने एक्सप्लेन किया है कि अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, कि वॉचिंग द रिलेशनशिप एंड रीचिंग द सर्टेन जनरलाइजेशन ऑफ देयर यूजेस एंड ईच सिस्टम शुड बी डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स एंड यूनिट्स शुड बी टॉट thoroughly till the students understand it clearly। मतलब मेन फोकस किसके ऊपर हो रहा है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो रहा है। तो इसके अंदर भी आपके वही पैराडिम है सारे के सारे, फोकस, सिंटैक्स आता है, सोशल सिस्टम आता है, सपोर्ट सिस्टम आता है और इवैल्यूएशन सिस्टम आता है। तो सबसे पहले फोकस सिस्टम किसके ऊपर होता है, आइडिया सेंटर्ड होता है, मास्टरी ओवर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, मास्टरी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो इस तरह का ये है। सिंटेक्स आपके इसके अंदर भी 5 तरीके के हैं, जिसमें आपका पैराडिम ऑफ टीचिंग 5 है, यानी जिसको हम सिंटेक्स कह रहे हैं, यानी कि एक्सप्लोर करना, प्रेजेंट करना, एसिमुलेशन करना, ऑर्गेनाइज करना और रेसिटेशन करना। एक्सप्लोर करना मतलब जिसके अंदर टेस्टिंग इन्वॉल्व है, क्वेश्चनिंग है, कि इनिशियल लर्निंग को देखना बच्चे की कि कितना बच्चे को आता है इससे पहले, फिर उसी की बेसिस पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके नया जो कॉन्सेप्ट बनाना, फिर टीचर उसको प्रेजेंट करती है स्मॉल कंटेंट में, यूनिट्स में डिवाइड करके, और बच्चों के साथ रैपो बनाती है, फिर उनको पढ़ाती है, एसिमुलेट करती है, स्टूडेंट टीचर आपस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मोर एक्टिव होता है कंपैरेटिवली टू दी मेमोरी लेवल, और बच्चा यहाँ पे अपनी नॉलेज को जो उससे पहले सीखा होता है, पुराने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अंदर वो सीख रहा होता है, रिलेट करता है विद दी एग्जिस्टिंग के साथ न्यू कॉन्सेप्ट्स को, फिर ऑर्गेनाइज करता है, लास्ट में जाके रेसिटेशन होता है, जो उसने कॉन्सेप्ट सीखा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको डालते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आपका थर्ड एस्पेक्ट, जिसको हम कह रहे हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मतलब क्या है, कि जब यहाँ पे जो टीचर्स है मोर एक्टिव होती है। ठीक है, टीचर्स यहाँ पे मोर एक्टिव होती है,
और वो क्या करती है यहाँ पे, दैट ही शुड नॉट बी अथॉरिटेरियंस, कि टीचर यहाँ पे अथॉरिटेरियन नहीं होती है, मोर एक्टिव होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक्ट करती है एज ए लीडर ऑफ द ग्रुप, बच्चों को गाइड करती है, मोटिवेट करती है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो ये देखोगे ना, जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम के अंदर आपका आ जाएगा टीचर मोर एक्टिव है कि नहीं, और टीचर यहाँ पे बच्चे कैसे है, लिसनर पैसिव है या एक्टिव है, तो ये आपके आ जाएगा सोशल सिस्टम में। और जो सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपके सारे सपोर्टिव डिवाइसेस आ जाएगी, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपके सारे के सारे सपोर्टिव डिवाइसेस आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये ऊपर नीचे हो गया था ये कॉन्सेप्ट, तो ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल सिस्टम विद, जिसका मतलब है कि हाउ द टीचर इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में कितना एक्टिव है, कितना पैसिव है, तो वो सोशल सिस्टम के अंदर आ रहा है। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सपोर्टिव डिवाइसेस, सो दैट कम्स अंडर द सपोर्टिव सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको बताया हुआ है। तो जो मॉरिसन की मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर जो सोशल सिस्टम क्या है कि टीचर मोर एक्टिव होता है, और यहाँ पे बच्चे के साथ एज अ गाइड काम करता है, फैसिलिटेट करता है। सपोर्ट सिस्टम के अंदर टीचिंग जो एड होती है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू देना, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना, और इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर बच्चे का अंत में जाके कैसे टेस्ट ले रही है, समेटिव असेसमेंट कर रही है कि नहीं, ऐसे टेस्ट ले रही है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रही है, मल्टीपल चॉइस ले रही है, तो ये लास्ट में आता है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपका थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जो कि प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है इन नेचर, जिसके अंदर लर्नर एक्टिव होता है, लर्नर यहाँ पे फुल फ्लेजेड एक्टिव होता है, लर्नर ही प्रॉब्लम बनाता है, प्रॉब्लम देखता है, उसका सोल्यूशन निकालता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर लर्निंग अकर होती है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन, कि जब किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसका बच्चा ही एक्सप्लोर करता है, फैक्ट्स को जनरलाइजेशन करता है और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे भी आपके मॉडल के अंदर 5 तरीके के एक्सपेक्ट है, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन सिस्टम। अब ये इसका मेन फोकस होता है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, टू डेवलप द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव thinking among the students. Syntax क्या होता है, when a student tries to achieve his goal and he finds obstacle, ये goal है, ठीक है, तो goal and he finds the obstacle in his path and getting an alternative path to overcome the obstacles, तो ये हमारा syntax के अंदर करा रहा है। फिर आता है सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम के टीचर क्रिएटिव होता है, टैक्टफुल होता है, इंसाइटफुल होता है, टीचर एक तरह का एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करता है। यहाँ पे टीचर मदद नहीं कर रहा, स्पून फीड नहीं कर रहा, यहाँ पे टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा है, बस दूर से वो गाइड कर सकता है, बच्चे की ही ऊपर है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे। सपोर्ट सिस्टम क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कैसे कि यहाँ पे एनकरेज करती है टीचर के बच्चों का हाइपोथेसिस बनाए एज मच एज पॉसिबल, और यहाँ पे बच्चा क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेकर आए, वेरिफिकेशन कर पाए हाइपोथेसिस का। इसके अलावा यहाँ पे आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम जो कि प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन होती है, यहाँ पे कॉग्निशन टास्क का, तो ये हमारा आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये टीचिंग के लेवल है सारे, और ये आपके यूनिट फर्स्ट जो यूनिट 7th में तो है एजुकेशन की, लेकिन ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी एप्लीकेबल है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। नाउ अब बात आती है एंड्रोगॉजी को पढ़ने की। एंड्रोगॉजी क्या है इसको देख लेते हैं। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंड्रोगॉजी, मतलब एंड्रोगॉजी जो कि अलेक्जेंडर नैप ने आपको दी है, जर्मन टीचर थे ये, मतलब जो मैन लीडिंग, अब ये एडल्ट्स के साथ डील कर रही है, आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग, एडल्ट को पढ़ाने के लिए, जैसे कि हम एडल्ट्स जो हायर एजुकेशन को ले रहे हैं, बिकम्स इन एडल्ट लर्निंग, कि जिसके अंदर हम बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एडल्ट को पढ़ा रहे हैं, तो वो एंड्रोगॉजी के अंदर आते हैं। तो मेन क्या होता है प्रिंसिपल इसका, एक्टिव लर्निंग होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, रेलिवेंसी होती है और सेल्फ लर्निंग होती है। कुछ कंपिटेंसी होती है हमारी एंड्रोगॉजी के अंदर कि ये क्या है, गोल सेटिंग स्किल्स होती है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, तो एडल्ट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इनके अंदर इतनी स्किल्स होती है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, प्रोसेसिंग स्किल्स होती है उनके अंदर, मेंटली वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स उनके अंदर होती है, जैसे कि हाइपोथेसिस, लॉजिकल रीजनिंग करना, इलेबोरेशन करना, तो ये सारी कंपिटेंसी मतलब क्षमता है कि एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के अंदर या एडल्ट लर्नर के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होती है कि वो सेल्फ अवेयर है, सेल्फ मोटिवेटेड है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, अच्छी कॉग्निटिव स्किल्स उसके अंदर होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे जो अलेक्जेंडर नैप है, जो ये आपको बताया हुआ है,
जो नॉल्स थे इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करते हैं। जो नॉल्स है, नॉल्स की थ्योरी है एंड्रोलॉजी की, वो थ्योरी क्या है एडल्ट लर्नर्स की, तो वो देखते हैं यहाँ पे। इनकी थ्योरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसको हम कह रहे हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्निंग और मोटिवेशन टू लर्न। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है, नॉल्स की थ्योरी के अंदर आती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट कि एडल्ट कौन होते हैं जो कि अपना कॉन्सेप्ट खुद बना सकते हैं, सेल्फ अवेयर है, सेल्फ मेच्योर है, सेल्फ डायरेक्टेड है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस कि एडल्ट अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, कि ये नहीं कि जो उसके दिमाग में डाल दिया वो सीख लिया, वो एक्सपीरियंसेस करके सीखता है, अपने एनवायरनमेंट पे वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस करता है। फिर आता है रेडीनेस टू लर्न। एक इंडिविजुअल के अंदर, एडल्ट के अंदर एक क्षमता होती है कि वो हमेशा ही रेडी रहता है लर्न करने के लिए। जो प्रायोरिटीज होती है एडल्ट्स की वो शिफ्ट होती है एज दे बिगिन टू इंक्रीजिंगली वैल्यू, और ये रेडी टू लर्न होते हैं। ओरिएंटेशन टू लर्निंग होती है, अपने आप को ओरिएंट करते हैं टुवर्ड्स लर्निंग। अब आप देखोगे हम यहाँ पे किसके लिए प्रिपेयर करें, जीआरएफ के लिए प्रिपेयर करें। क्यों प्रिपेयर करें? बिकॉज वी आर मोटिवेटेड, हम मोटिवेटेड है, हमें किसी की बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें कभी कभी पड़ती है जरूरत, लेकिन हम इंटरनली बहुत ही मोटिवेटेड है कि हमें अपने गोल जीआरएफ को अचीव करना है। तो एज अ एडल्ट लर्नर यहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने आप को ओरिएंट करता है लर्निंग के टुवर्ड्स, रेडी रहता है लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंसेस लेता है और सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना बनाता है। इसके अलावा मोटिवेशन तो है ही, इंट्रेंसिक के टुवर्ड्स, मतलब इंट्रेंसिक के टुवर्ड्स ये एक्सट्रिंसिक के टुवर्ड्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसके अंदर ज़्यादा होती है। हमें बाहरी मोटिवेशन के अलावा जो आंतरिक मोटिवेशन है उसकी ज़रूरत होती है। जब तक मन में आग नहीं है तब तक हम जीआरएफ को अचीव नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल है। तो ये आपकी नॉल्स की थ्योरी है एंड्रोलॉजी की। तो उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन एंड मोटिवेशन। इसके अलावा यहाँ पे एक आता है डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक तरह का डायनेमिक मॉडल है जो एंड्रोलॉजी के अंदर आता है। अब ये डायनेमिक मॉडल क्या है? तो मेनली जो डायनेमिक मॉडल है ना, ये आपके बारे में बात करता है एक तरह का मॉडल जो कि स्फीयर की फॉर्म में है। ठीक है, एक तरह की स्फीयर की फॉर्म में है जो एंटेल करता है सारी की सारी डायमेंशंस जो कि क्लोजली इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। अब ये डायनेमिक मॉडल है ऑटोनॉमी का, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमी। मतलब ऑटोनॉमी मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट ऑफ अ लर्नर कॉम्पिटेंसीज, मेटा कैपेसिटी ऑफ द लर्नर टू कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। अब ये इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसीज को बता रहा है, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को बता रहा है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक तरह का यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, और वो कई तरीके के कंपोनेंट्स के साथ डील करता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आता है कॉग्निटिव और मेटा कॉग्निटिव कंपोनेंट, कि इंडिविजुअल के अंदर अवेयरनेस होना, नॉलेज होना, अपने बिलीव होना। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसके अंदर। सेकंड है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे कि जो फीलिंग्स है, कि इंडिविजुअल के अंदर फीलिंग्स है किसी चीज़ को डील करने के लिए, इमोशंस है। फिर आता है मोटिवेशन कंपोनेंट, की विलिंगनेस कितनी है इंडिविजुअल में। तो ये क्या बता रहा है? ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको बता रहे हैं कि इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, एक एडल्ट लर्नर के अंदर होते हैं, कि ना सिर्फ चीज़ों को कॉग्निटिवली तरीके से सीखना, लेकिन अफेक्टिवली भी चीज़ों को जज करते हुए सीखना, किसी चीज़ से कनेक्ट हो पाना, फीलिंग जनरेट करना, इमोशंस होना। मोटिवेशन कंपोनेंट होता है विलिंगनेस, मोटिवेशन, मोटिवेटिंग सेल्फ, एक्शन ओरिएंटेड होना कंपोनेंट, कि किसी चीज़ को करने के लिए तैयार रहना, मटेरियल चूज करना, कंप्लीट करना टास्क को। तो ये हर एक इंडिविजुअल को एक तरह की फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, और ये इन कंपोनेंट्स का यूज़ करके कॉन्सेप्ट को सीखता है, लर्न करता है। ठीक है, तो ये डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी के अंदर आता है। जो डायनामिक मॉडल ऑफ ऑटोनॉमी है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमी पे। मतलब ऑटोनॉमी मतलब क्या है? एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट ऑफ अ लर्नर कॉम्पिटेंसी। अब ये सारी लर्नर की कॉम्पिटेंसी है जो आपको बता रही है, कॉग्निटिवली, अफेक्टिवली, मोटिवेशनल। तो ये इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी है, और इन कॉम्पिटेंसीज का कैसे यूज करता है और किस तरीके से वो लर्निंग कर रहा है अपनी। तो यही आपको डायनेमिक मॉडल के अंदर कराया हुआ है। ठीक है, सोशल कंपोनेंट और मेटास्ट्रेटेजिक कंपोनेंट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इस डायनेमिक मॉडल को लेकर। यहाँ पे डायनेमिक्स मतलब क्या है? डायनेमिक्स मतलब एक मॉडल है जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डायनेमिक होता है। स्ट्रक्चरली फंक्शनली डायनेमिक होता है, एक तरह का स्ट्रक्चरली डायनेमिक जो चलता रहता है, डायरेक्टली रिलेट करता है इंडिविजुअल से।
अब आपने देखा था स्फेयर की फॉर्म में है और हर एक कॉम्पिटेंसी आपस में जुड़ी हुई है और वो एक दूसरे से फंक्शन कर रही है, डायनेमिक है नेचर, स्टैटिक नहीं है, चलती रहती है। तो ये इसका एक तरह का एक्सपेक्ट है। यहाँ पे आपको बताया हुआ डायनेमिक के अंदर, डायनेमिक है क्योंकि लर्नर अंडरटेक कर रहा है सेल्फ असेसमेंट और डिसाइड करता है कि क्या उसके लिए बेस्ट है, और वो फ्रीली अपनी किसी एक कंपोनेंट को चुनता है और उस कंपोनेंट को चुन के या अपने पर्पस को सॉल्व कर रहा है अपने पर्पस और नीड्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा डिस्क्रिप्टर्स, अब ये जो यहाँ पे देखोगे ना कई तरह की कॉम्पिटेंसी है, इसके अंदर देखोगे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो डिस्क्रिप्टिव वे में, वो कैसे, वो इस तरीके से यहाँ पे हर एक कंपोनेंट है डायनेमिक मॉडल का, वो एक तरह का डिस्क्रिप्टर सेट कर रहा है, एक तरह के स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि अगर ये कंपिटेंसी में चूज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऑर्गेनाइज अ टाइम एंड अ प्लेस फॉर माई लर्निंग। तो ये एक तरह का डिस्क्रिप्टर है जो आपको बता रहा है, ठीक है, कि आई कैन ऑर्गेनाइज, कि मैं ये चूज कर सकता हूँ, मैं ये कर पाता हूँ, मैं कर सकूंगा, तो ये कर सकता हूँ। तो ये एक तरह का मतलब डिस्क्रिप्टर के फॉर्म में है, ठीक है, ये आपको बता रहा है। और ये मेनली स्टेटमेंट्स है, आपकी कॉम्पिटेंसीज की स्टेटमेंट है कि जितनी भी कॉम्पिटेंसी है वो आपकी स्टेटमेंट्स में है, तो कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करे फिनोमिना, तो जिसको हम डिस्क्रिप्टर कह रहे हैं। बस इतना है ये, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो डायनेमिक मॉडल है इसके भी कई तरीके ये स्टेप्स होते हैं सेल्फ असेसमेंट की। तो सबसे पहले गेटिंग स्टार्ट, सेकेंड आता है चूजिंग कंपोनेंट एंड डिस्क्रिप्टर्स, थर्ड आता है assessing the one's own competency and last में जाके comparing the perspective। तो getting started मतलब कि लर्नर सबसे पहले encourage करता है, जो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको वो देखता है और अपने बिलीव्स के रिगार्डिंग कुछ ऑटोनोमस लैंग्वेज की लर्न करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि उसने पहले क्या सीखा था। तो मतलब कुछ न्यू फिनोमेना सीखने से पहले वो प्रीवियस नॉलेज को जानना, रिफ्लेक्ट करना, उसके बारे में देखना कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट। तो ये आपका गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आता है। फिर आता है आपका सेकंड कि चूज करना कंपोनेंट एंड डिस्क्रिप्टर्स। अब तो इसके अंदर क्या है कि लर्नर्स ऑटोनोमसली तरीके से डिसाइड करता है कि कौन सा एक्सपेक्ट है लर्निंग का जो प्रोसेस के अंदर यूज होएगा लर्निंग के अंदर और जिसको रिफ्लेक्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर नीड या पर्पस को सॉल्व करेगा, तो वो आपका इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है असेस करना अपनी कॉम्पिटेंसी को कि मेरी क्या कॉम्पिटेंसी, मेरी अभी क्या क्षमता है, मेरी अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, कि वंस ओन एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना, डील करना और देखना। फिर आता है कंपेयर करना पर्सपेक्टिव को, मतलब इन्वॉल्व द डिस्कसिंग द आउटकम ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट विद द एडवाइजर और द टीचर, कि जब हम यहाँ पे जो कंपोनेंट है अपनी कॉम्पिटेंसी है उसको डिस्कस करना आउटकम के साथ, सेल्फ असेस करना कि क्या मैंने ये जो सोचा था मैंने वही पाया है कि नहीं, या कुछ अलग आउटकम निकल कर आया है, तो उसका असेसमेंट करना, ठीक है। तो ये हमारे 4 उसमें चलता है, ये 4 स्टेप्स के अंदर होता है सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस जिसको कह रहे हैं। तो आई होप्स आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने डायनेमिक मॉडल पढ़ा है। डायनेमिक मॉडल बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर एक इंडिविजुअल अपनी ऑटोनॉमी से, अपनी फ्रीडम से इन कॉम्पिटेंसीज को चूज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, और उस सिचुएशन को उसी चीज़ को यूज करके अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अब ये भी हमने देखा जो डायनेमिक मॉडल है वो स्फेयर के अंदर होता है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट होता है वो आपस में इंटरलिंक्ड होता है और कनेक्टेड होता है स्ट्रांगली, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया और 4 उसके स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है पार्ट बी को पढ़ने की। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पार्ट ए मैंने पूरा कोशिश की है आपको रिवाइज करने की, और अगर आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा है तो ये सेशन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आप इसका यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, ठीक है। नाउ अब बारी आती है हमारी यहाँ पे डिस्कस करने की, विच इज पार्ट बी। असेसमेंट क्या है? सबसे पहले व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट है एक तरह का मेथड, एक तरह का प्रोसेस जो हम यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को गैदर करने के लिए, एविडेंस को गैदर करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, कि जब हम जज कर रहे हैं एक तरह का टूल है जिसको मेजर कर रहे हैं कि हाउ वेल स्टूडेंट्स डिड, कि हमने बच्चे को पढ़ाया है, बच्चे को कितना समझ आया, तो उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। एक तरह का मेथड है, प्रोसेस है कि इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कितना उसको लर्निंग आउटकम अचीव हुए या नहीं हुए, तो वो असेसमेंट करा रहा है। असेसमेंट का मतलब है, नेचर ऑफ असेसमेंट क्या है कि ये एक तरह का स्टूडेंट्स की मेजरमेंट बताता है, उनकी प्रोग्रेस को मेजर करता है कि हाउ द चाइल्ड इज एबल टू लर्न, कितने पानी में है बच्चा, तो उसको हम असेस करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट होती है, ये 3 तरीके की होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और इसके साथ साथ असेसमेंट एज लर्निंग। व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग? इसका मतलब है कि असेसमेंट दैट टेक्स प्लेस व्हाइल द लर्नर इज स्टिल एंगेज, कि जब हम ऑन गोइंग असेसमेंट करें। एग्जाम्पल फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर से आप याद कर सकते हो फॉर्मेटिव, ये ट्रिक है याद करने की। फॉर का मतलब है फॉर्मेटिव, कि व्हेन वी आर असेसिंग द स्टूडेंट ऑन इन द ऑनगोइंग सेशन, कि हम यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट करें बच्चे की, कि अब आपको मैंने पढ़ाया है कितना समझ आ रहा है, मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ फॉर्मेटिव ऑनगोइंग सेशन में। फिर आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि समेटिव, एट द एंड ऑफ द सेशन, कितना समझ आया, सेशन पढ़ा दिया, लास्ट में जाके टेस्ट लिया आपका, पोल लिया आपका कि कितना समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, आपको कुछ टेस्ट दिया परफॉर्म करने के लिए, तो वो समेटिव। फिर आता है असेसमेंट एज लर्निंग, जो कि डायग्नोस्टिक कहला रहा है, कि जब यहाँ पे बच्चे की वीकनेस देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो चलो स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं। तो बच्चे की यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उसको असेस करना और उसको उसकी वीकनेसेस देखना कि अभी भी क्या वीकनेस है, बच्चा क्यों नहीं ग्रास्प कर पा रहा नॉलेज को। फिर आता है हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ये भी आपके थे, आपके कई तरीके के बताए हुए थे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। इसके अलावा जो मेन आपके टाइप्स होते हैं वो है प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, अब बाद में इसको पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सार और क्रक्स बता रही हूँ इसके पीछे है क्या। बाकी क्योंकि रिवीजन सेशन है तो इतना डिटेल में नहीं मैं जा रही, बस आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपको टैबलेटेड फॉर्म में ये बनाया है, हाईलाइट किया है। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट असेसमेंट मतलब कि जब हम यहाँ पे बच्चे को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को असेस कर रहे हैं कि वो इस पोजीशन के लिए सुटेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करें, प्लेसमेंट करने के लिए किसी इंडिविजुअल को के अंदर देख रहे हैं उसी कि वो पोजीशन के लायक है कि नहीं, तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट यहाँ पे कहला रहा है। प्लेसमेंट असेसमेंट आर यूज्ड टू प्लेस द स्टूडेंट्स इनटू कोर्स लेवल और एकेडमिक प्रोग्राम। तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट आपकी कहला रहा है। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट में बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट इज रेडी फॉर अलजेब्रा और अ हायर लेवल अलजेब्रा कोर्स, कि वो बच्चा, अगर आप पीएचडी में जा रहे हो, एनरोल कर रहे हो अपने आप को, तो उससे पहले आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है प्लेस करने के लिए, या आपको किसी पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको प्लेस करने से पहले आपको ये देख रहे असेस करे कि क्या आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए लायक है कि नहीं, तो प्लेसमेंट असेसमेंट के अंदर आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंटरीम असेसमेंट। इंटरीम असेसमेंट यानी कि पीरियोडिकली वे में, मतलब 6 वीक के बाद, 8 वीक के बाद, कि यहाँ पे टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब टीचर क्या कर रही है, 2 हफ्ते बाद आपका टेस्ट ले रही है पीरियोडिकली वे में, 2 हफ्ते में या फिर 8 हफ्ते में ले रही है। ठीक है, तो ये इंटरीम असेसमेंट आपकी कहला रही है। फिर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, की ऑनगोइंग असेसमेंट, कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है, इज द चाइल्ड एबल्स टू ग्रैस्प द नॉलेज और नॉट, कि बच्चे को करंट मोमेंट पे कितना समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो रही है कि नहीं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ रहा है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, आपको सारा क्रक्स वे में आपको टैबलेटेड फॉर्म में समझाया हुआ है मैंने। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में टॉक्स अबाउट यहाँ पे कि जब यहाँ पे बच्चे की जो डिफिकल्टी आ रही है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, उसको हमें ठीक करना। ठीक है, जो भी वीकनेसेस है उसको दूर करना, स्ट्रेंथन करना उसे, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहला रही है आपकी। ठीक है, द पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टू इंक्वायर द नेचर ऑफ डिफिकल्टीज जो बच्चा फेस कर रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आता है समेटिव असेसमेंट, जो कि आप एट द एंड ऑफ द सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ले रहे हैं उससे, जैसे कि एट द एंड ऑफ सेशन मैंने आपका टेस्ट ले लिया है, पूरा मॉक टेस्ट ले लिया आपका 50 मार्क्स का, तो ये समेटिव असेसमेंट कहला रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है एक पिक्चर की फॉर्म में कि फॉर्मेटिव यानी कि हैव द स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस, और यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं बच्चे की लर्निंग को। दूसरी तरफ समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन, तो ये समेटिव हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो, उसका राइट आंसर दो क्या है। अब इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसका आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को आराम से रीड कर सकते हो और इसका आंसर बताओ क्या है।
मैं बता देती हूँ, अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट अ रेमेडियल क्लासेस। अब रेमेडियल क्लासेस ले रही है टीचर स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं सेटिस्फैक्टरली, तो ये किस तरीके की इवैल्यूएशन हुई रेमेडियल क्लासेस देने की, अभी आपको बताया है। ग्रेट, तो ये होगी आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ अब आपको समझ आ गया होगा, वो क्वेश्चन है इस तरीके की, क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन दे देता है, आपसे पूछता है कि किस तरीके की असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, उसका टाइप क्या है। नाउ अब बारी आती है रिलेशन समझने की बिटवीन असेसमेंट देखने की, एंडरसन कार्थवल की, आपकी साइकोमोटर और जो आपका RSDM ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना है। अब यहाँ पे देखो ब्लूम की टेक्सोनोमी आई है। यहाँ पे टेक्सोनोमी क्या है, बेसिकली टेक्सोनोमी आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे जिस तरीके से हम क्लासीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, सिंपली जो हम चीज़ों को यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे टीचिंग को, हमारी लर्निंग को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वो आपकी टेक्सोनोमी कहला रही है। ठीक है, हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लर्निंग को, तो ये हमारी टेक्सोनोमी कहला रही है। तो ये ब्लूम ने हमें टेक्सोनोमी दी थी, इन्होंने हमें 3 तरीके के डोमेन दिए थे। ठीक है, और इन्होंने 3 तरीके के डोमेन ऑफ लर्निंग दिए कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कि कॉग्निटिवली तरीके से सीख रहा है, अफेक्टिव तरीके से सीख रहा है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को वैल्यू करके सीख रहा है, इमोशनल फीलिंग जनरेट करके सीख रहा है, या फिर कुछ चीज़ों को करके सीख रहा है, काइनेस्टिकली परफॉर्म करके सीख रहा है। तो ये लर्निंग के डोमेन्स है आपके, और ये क्लासीफाई कर रहा है आपकी लर्निंग को 3 डोमेन में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। समझ आ रहा है, ये आपको पॉइंटर्स में दिखाया हुआ है मैंने, तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। फिर आता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसका मतलब है कि इंक्लूड रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ अ स्पेसिफिक फैक्ट, कि बच्चे को कितना समझ आया, बच्चे को रिकॉल हो रहा है कि नहीं, इंटेलेक्चुअली एबिलिटीज उसकी डेवलप हो रही है कि नहीं, तो विच डील्स विद कॉग्निटिव डोमेन। नाउ सेकंड इज अफेक्टिव डोमेन, कि हाउ द child is able to relate with the information, to relate in the sense how the children can feel the connection between the कंटेंट के बीच में या कंटेंट के साथ कैसे वो कनेक्शन फील कर पा रहा है, चीज़ों को वैल्यू कर पा रहा है कि नहीं, अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं, एंथुसियास्टिक है लर्निंग के प्रोसेस में, मोटिवेटेड है कि नहीं, एटीट्यूड कैसा है उसका, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो हम अफेक्टिव डोमेन के अंदर देखते हैं। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग, जो कि ये बच्चा कुछ काइनेस्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करके सीख रहा है, मोटर स्किल्स का यूज़ करके सीख रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये आपको कई तरीके की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये अगर ये सेशन को आप बाद में देख लेना, ठीक है, आराम से इसको देख सकते हो, बाद में देख लेना। अगर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अभी भी टाइम है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्म में कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि नॉलेज के साथ ये कुछ यहाँ पे मेन कुछ पॉइंट्स है जो इसके साथ आते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन की बात करें कि इंटेलेक्चुअली डेवलप करना बच्चे को, तो सबसे पहले जो इसका वो आता है ना सीक्वेंस, वो आता है के केस। ठीक है, के केस, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। कॉग्निटिव डोमेन आपको दिया है यहाँ पे ब्लूम ने, तो इन्होंने के केस दिया है आपको कि सबसे पहले हम नॉलेज लेते हैं, फिर उस नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, फिर बाद में उसको एनालिसिस करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंथेसिस करते हैं, और फिर लास्ट में जाके उसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये बता रहा है, ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है, के केस जिसको हम कह रहे हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेलुएशन। फिर आता है आपका अफेक्टिव डोमेन। अब नॉलेज को भी बता देती हूँ। नॉलेज यानी कि रिकॉल करना, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना, कॉम्प्रिहेंड करना, चीज़ों को समझना, आपस में एक दूसरे का रिलेशन बनाना, फिर चीज़ों को एप्लीकेशन करना, ठीक है, यूज अ कॉन्सेप्ट इन अ न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, एनालिसिस करना, कॉन्सेप्ट को सेपरेट करना। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है जो इसके साथ एसोसिएट करते हैं कि व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट एनालिसिस, व्हिच मींस कि वी आर ब्रेक डाउन एंड कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट्स एंड विद द डायग्राम्स एंड डीकंस्ट्रक्ट्स इन अ मीनिंगफुल वे, तो वो एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। सिंथेसिस के अंदर क्या आता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, जो पार्ट्स है उसको आप यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, पुट पार्ट्स टुगेदर। एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि बड़े ब्रॉडर एक्सपेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में खंडित करके सीखना, लेकिन सिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि बड़े जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको आपस में कंबाइन करके फिर सीखना। बिल्ड कर दो आप स्ट्रक्चर को, पैटर्न को, डाइवर्स एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आ रहे हो, कंबाइन करो, क्रिएट करो, डिजाइन करो,
वो सिंथेसिस के अंदर आ जाएगा, लास्ट में जाके इवेलुएट करते हो। तो ये इसका सीक्वेंस है। कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम ने आपको दिया है के से आप याद कर सकते हैं। इसका एक अलग क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर इन्होंने आपका क्रिएटिव जोड़ दिया है, ठीक है। सिंथेसिस की जगह इवेलुएट कर दिया और इवेलुएट की जगह इन्होंने क्रिएटिव कर दिया, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखा दूंगी। फिर आता है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन के अंदर आपका जो राइट सीक्वेंस है वो है आपका ये है आपका जो रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरनलाइज करना, ठीक है। ये आपका अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ रहा है। रिसीविंग फिनोमिना, रिस्पॉन्डिंग फिनोमिना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरनलाइज करना, ठीक है। तो ये आपको बताया हुआ है। किसने दिया है ये अफेक्टिव डोमेन? कार्थवल ने दिया है, ठीक है। कार्थवल ने दिया है आपको अफेक्टिव डोमेन। तो ये आपको बताया हुआ है। सीक्वेंस इसका यही है, एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना पड़ेगा और यही इसका मेन जो सीक्वेंस है जो एग्जाम में आता है। कभी कभी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि इसको रीअरेंज करने के लिए बोल देता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो इसका सीक्वेंस होता है ना, आप इसको इससे भी याद कर सकते हो, आर वोक से, ठीक है। आर वोक यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ आर वोक। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ठीक है। ओ यानी कि ऑर्गेनाइज करना और सी जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन करना, या फिर इसको कह सकते हैं इंटरलाइजिंग वैल्यू, ठीक है। ये अब इसको पढ़ सकते हो आप कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करें, अवेयरनेस में लेकर आ रहे हैं, विलिंगनेस है किसी चीज़ को सीखने की, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें किसी पर्टिकुलर फिनोमिना में, फिर वैल्यू करना सीखते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते, फॉलो करते, फॉर्म करते, इनिशिएट करते, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं मीनिंगफुल वे में, फिर लास्ट में जाके उसको करेक्टराइज के अंदर लेकर आ जाते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन, जो कि आपका एक तो सिम्पसन ने दिया है आपको, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पे जो क्रैथवल की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि साइकोमोटर डोमेन जो सिम्पसन ने आपको दिया है, सिम्पसन ने दिया है, इसके अंदर फिजिकल मूवमेंट आपकी इंक्लूड है। तो परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट रिस्पॉन्स, अडेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी 7 है टोटल, 7 इसके साइकोमोटर डोमेन है। तो ये भूलना नहीं है, सिम्पसन का अलग है और आर.एस. देव का अलग है। ये आपको अफेक्टिव डोमेन कार्थवाल ने दिया है, कॉग्निटिव डोमेन आपको ब्लूम ने दिया है, जो साइकोमोटर डोमेन है ये आपको सिम्पसन ने दिया है, और एक अनदर क्लासिफिकेशन है जो कि आपको आर.एस. देव ने की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी पूछते हैं आपसे, इन पैन करके उसको हम याद करते हैं, ठीक है। वो अभी बताती हूँ मैं। सबसे पहले ये देख लो, सिम्पसन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को परसेप्शन के अंदर लेकर आना, सेंसरी मोटर का सेंसरी का यूज करके, सेंसेस का यूज करके उसको परसीव करना। फिर आता है सेट करना, कि जब रेडीनेस टू एक्ट। फिर गाइडेड रिस्पॉन्स करता है कि अर्ली स्टेजेस में जो लर्निंग होती है वो क्या हमने सीखा होता है उसे इमिटेट करना, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखना। फिर मैकेनिज्म लेकर आना, यानी कि हैबिचुअल मूवमेंट बनाना यहाँ पे। फिर आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट रिस्पॉन्स की स्किलफुल परफॉर्मेंस देना, फिर अडेप्ट करना, उसे अपने अंदर ढाल लेना और लास्ट में जाके ऑर्गेनाइजेशन करना। इसके अलावा आर.एस. देव की एक अलग क्लासिफिकेशन है जो कि एग्जाम में पूछते हैं, जिसको हम इम्पैन से लर्न करते हैं। इम्पैन, ठीक है, इम्पैन यानी कि इमिटेशन करना, कि सबसे पहले आप अपने लर्नर को एक्वायर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इमिटेट करके। फिर आता है इस चीज़ को मैनिपुलेट करके, बीइंग एबल टू परफॉर्म दिस सर्टेन एक्शन और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस प्रैक्टिसेस। फिर आता है प्रेसिशन, फिर आता है आपका आर्टिकुलेशन, लास्ट में जाके नेशनलाइजेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है इसका पॉइंटर्स, मैं आपको मेन आपको बता रही हूँ। गाड़ी के एग्जाम्पल से देखते हैं कि जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हमें गाड़ी चलाने तो नहीं आती थी, ड्राइव करनी नहीं आती थी, तो पेरेंट्स के वो देख के उनका बिहेवियर इमिटेट करते थे कि स्टीयरिंग को घुमाना इधर उधर, तो ये इमिटेशन हो जाता है। फिर आता है मैनिपुलेशन, कि जब हमारे अंदर दिमाग आने लग जाता है, हम जैसे जैसे मेच्योर होने लग जाते हैं, मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, फिर हम चीज़ों को मैनिपुलेट करके कि ये नहीं तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैनिपुलेट करना। फिर आता है प्रिसीजन, कि जब परफॉर्मेंस हम करने लग जाते हैं, हम क्या करते हैं कि जब हम कुछ चीज़ परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्शंस करते हैं, उसके अंदर कुछ प्रिसीजन लेकर आ रहे हैं, एक्यूरेसी लेकर आ रहे हैं। फिर आता है आर्टिकुलेट करना, कि मतलब इस तरीके से करना कि सेवरल स्किल्स हम परफॉर्म करें साथ बाय साथ। पहले हम क्या होता है, पहले हम बहुत डरते हैं, ड्राइव करना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें डर लगता है कि हम गियर दबाए,
एसिलेशन जो एसिलेटर दबाए, कैसे क्या दबाए, फिर धीरे धीरे प्रिसिशन की तरफ जाते हैं, एक्सपर्टीज गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, एक साथ मल्टीटास्कर बन जाते हैं, लास्ट में जाके वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर आ जाता है कि फिर हमें गाड़ी चलाने के लिए किसी की मदद भी नहीं पड़ती, हम खुद चलाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये नेशनलाइजेशन हो गया। तो ये आपको बताया हुआ, ये तीनों आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे सीक्वेंस के अंदर लगाए हुए। तो अब अफेक्टिव के अंदर क्या होता है, आर वो कह रहे हैं जिसको हम इंटरलाइजे को कैरेक्टराइजेशन भी कह रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, फिर आता है साइकोमोटर वाला, जिसमें इम्पैन से हमें याद किया है, मैं लिख देती हूँ साथ में, इम्पैन की टेक्निक से हमने यहाँ पे इसको याद किया है, निमोनिक है, इसे आप लर्न कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे कॉग्निटिव वाला, वो हम के केस कह रहे हैं। ठीक है, के केस इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे रिमेंबर करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, एनालिसिस करना, इवेलुएट करना और लास्ट में जाके उसे क्रिएट करना। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी कराते जा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आते किस टाइप के। अब ये देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एरिया ऑफ लर्निंग आउटकम्स विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लोअर लेवल। अब लोअर लेवल के बारे में आपको बताना है, तो ये आपके लेवल है, 3 तरीके के लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, मास्टरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, सॉरी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है लोअर लेवल कौन सा है। ग्रेट, राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज थर्ड, कि मास्टरी ऑफ द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को जो रिप्रोड्यूस हो रहा है देम व्हेन आस्क्ड फॉर। ठीक है, तो ये आपको दिया है। नाउ यहाँ पे आपको लोअर लेवल बताना था और ये आपको के केस के अकॉर्डिंग बताना था। ठीक है, के केस के अकॉर्डिंग बताना था लोअर लेवल, कि मास्टरी कर रहे हैं फैक्ट की और इंफॉर्मेशन की, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है, ये आपकी ब्लूम की टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग बताना है, कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग। अब इसको आपको क्या करना है, इनमें से आपको बताना है कि हाई टर्म्स में हायरार्की पे कौन से है टेक्सोनोमी की कैटेगरी में, तो ये आपको देख के आंसर देना है, हायरार्की पे क्या है। ग्रेट, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, हायरार्की पे कौन सा है, आपका एनालिसिस आता है, आपका क्रिएशन आता है और आपका क्रिटिकल थिंकिंग आता है। ठीक है, नाउ अब ये आपको मैचिंग आती है, इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस ये आपको मैचिंग करने के लिए बोल रहा है। एक तरफ लेवल है आपकी, दूसरी तरफ उनकी अंडरलाइन पर्पस है। ये वाला लेवल मैं आपको और बता देती हूँ, सबसे पहले आंसर दीजिए क्या होगा इसका, सोचिए आंसर। सो ग्रेट, सो राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज 4। ये आपको ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या होता है, ऑटोनोमस यानी कि फुल फ्रीडम देना लर्नर को, कि वो यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे बेसिक पर्पस का होता है कि स्टूडेंट को एंगेज करना, स्टूडेंट को यहाँ पे बेसिक पर्पस होता है कि एंगेज करना, क्लियर तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे लेकर आना और फुल ऑटोनॉमी देना कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, ऑटोनॉमी देना यानी कि फ्रीडम देना, खुद ही प्रॉब्लम ले, खुद ही उसका सोल्यूशन निकाले। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और बाकी मैच करके आप देख सकते हैं कि मेमोरी लेवल किसके अंदर आता है, मेमोरी लेवल यानी कि एम्फेसिस करता है कि जब हम ऑर्डरली प्रेजेंट करें किसी चीज़ को लॉन्गर रिटेंशन के लिए, रिटेंशन यानी कि रिकॉल करना, मेमोरी से डील कर रहा है। फिर आता है आपका यहाँ पे सी यानी कि 4, जिसको हम कह रहे हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको कह रहा है, या मेन क्या है इसका, ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट मॉडल होता है, इसका मतलब सेल्फ फ्रीडम। ठीक है, सेल्फ फ्रीडम, तो ये आपको सिर्फ मैच करना है, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर देना है। नाउ पार्ट 3 अब डील करते हैं, पार्ट 3 के साथ डिस्कस करते हैं क्या क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ पार्ट 3, हम ये बस रिवाइज करें कॉन्सेप्ट को। अब इसके अंदर आता है असेसमेंट इन पैडागोजी। अब इसके अंदर असेसमेंट कैसी होती है, मैंने आपको बताया कि असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम बच्चे को मेजर कर पाए कि बच्चों को कितना समझ आया है, लर्निंग आउटकम अचीव हुई कि नहीं, हाउ वेल द स्टूडेंट्स अचीव द लर्निंग आउटकम, तो उसको असेस करते हैं हम।
उसको मेजर करते हैं, जिसके लिए हम असेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट इन पेडागोजी मतलब क्या होता है कि इसके अंदर टीचर ना सिर्फ ऑब्जर्व करती है बच्चे को क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम डिस्कशन भी करती है, एनालिसिस करती है स्टूडेंट के वर्ड को, और रिफ्लेक्शन भी करती है स्टूडेंट के टेस्ट को। तो ये हर एक चीज़ को देखती है। इसके अलावा यहाँ पे आता है फीडबैक। अब आपने सिलेबस देखा होगा, फीडबैक देखा होगा, तो फीडबैक क्या है? फीडबैक मतलब कि जब यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये देखना कि बच्चे को कितना समझ आया है, करंट परफॉर्मेंस क्या है और डिजायर्ड गोल क्या है, इसके बीच में देखना, एक तरह का गैप हम देख पा रहे हैं, तो वो हमारा फीडबैक कहला रहा है। फीडबैक इन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में देखिए एक तरह का इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं लर्नर को कि वो रिड्यूस कर पाए गैप। कि मान लो अगर यहाँ पे आपने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया या बच्चे को कोई टास्क दिया, परफॉर्म करवाया आपने, फिर बाद में जाके आप उसको उसके टेस्ट को चेक कर रहे हो, फिर उसको फीडबैक दे रहे हो कि ठीक है आपने ये काम किया है, इसमें और अच्छा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आप गैप को फिल कर रहे हैं, जो करंट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आप जो डिजायर्ड गोल है उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसका जो गैप है उसको फिल कर रहे हैं, तो वो फीडबैक आप दे रहे हैं। उस फीडबैक के थ्रू ये पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे कि आप भी है, आप क्या करते हैं, जैसे मेरा सेशन देखते हैं तो लर्नर्स यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि सेशन उन्हें समझ आया कि नहीं। अगर समझ नहीं आया होता तो मुझे फीडबैक से पता चल जाता है कि मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और अलग सी टीचिंग स्ट्रैटेजी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो मुझे फीडबैक से हेल्प होती है। इसी तरीके से लर्नर को भी फीडबैक से हेल्प होती है जो उसे टीचर प्रोवाइड करता है। फीडबैक आप एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करता है, या तो टीचर प्रोवाइड करे या कोई पीयर हो, या फिर इसके अलावा सेल्फ जनरेटेड भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप कोई ऐप है उसके थ्रू आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेल्फ भी इवेलुएट कर सकते हो और सेल्फ जज करके अपने आप को फीडबैक दे सकते हो मार्क्स के फॉर्म में कि कितने मार्क्स मेरे अटेन हुए, कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो ये भी एक तरह का फीडबैक है। जरूरी नहीं कि बाहर से कोई फीडबैक दे, आप अंदर से भी खुद भी फीडबैक सेल्फ जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पे कई तरीके के टाइप्स होते हैं फीडबैक की। ओरल फीडबैक कि आप ओरली किसको दे रहे हो, यूजुअली ये लेस फॉर्मल होता है और टीचर विद इन द क्लासरूम प्रोवाइड करती है। टाइमली वे होता है ये, मतलब लेस टाइम कंज्यूम करता है ये। ठीक है, अब ये सारे टाइप्स आपको बता रही हूँ मैं फीडबैक के टाइप्स। हालांकि कई तरीके के टाइप्स फीडबैक के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक देना किसी को कि यस वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो। फिर आता है नेगेटिव फीडबैक कि नो इट्स टोटली रॉन्ग, ये क्या है, ये गलत है, मतलब आपको ठीक करने की जरूरत है, तो ये क्या है, ये आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो। इसी तरीके से करेक्टिव फीडबैक भी होता है, तो मैं फीडबैक के टाइप्स लिख देती हूँ आपको। ठीक है, ये आपके होते हैं अलग। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक जिसको हम कह रहे हैं कि आप किसी को, आप उसके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर आता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या आ रहा है कि जब आप किसके काम को नकार रहे हैं कि नो इट्स टोटली रॉन्ग, यू हैव टू डू इट अगेन, आपको अलग करने की जरूरत है, डू इट अगेन, तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक। इसके अलावा करेक्टिव फीडबैक भी होता है। करेक्टिव फीडबैक यानी कि नो इट्स रॉन्ग, डू इट रादर दिस वे, नो इट्स नॉट राइट, डू इट रादर दिस वे। ये स्टेटमेंट सुनिए आपने मेरी कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको इस वे में करो, तो ये क्या है, करेक्टिव वे में, ये करेक्ट करना, करेक्टिव फीडबैक देना। तो ये इसके अलग टाइप्स है फीडबैक के। अब इसके अलावा ये अलग टाइप्स है। इसके अलावा ओरल फीडबैक, रिटन फीडबैक, इवेलुएटिव फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, इनफॉर्मल फीडबैक, फॉर्मल फीडबैक, पीयर फीडबैक और सेल्फ फीडबैक। तो ये मैंने अलग से आपको बनाए हुए, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए रिटन फीडबैक आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी को कि जैसे कि यहाँ पे टीचर ने कोई टास्क दिया तो आप उसको ए ग्रेड दे रहे हो, या गुड लिख रहे हो, वेरी गुड लिख रहे हो, तो ये रिटन फीडबैक आप प्रोवाइड कर रहे हो रिटन के फॉर्म में। ठीक है, टाइमली ये कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम करता है, अंडरस्टैंडेबल, ये आपका स्टूडेंट एक्शनेबल परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इवेलुएटिव फीडबैक, इवेलुएटिव फीडबैक जिसपे आप किसी तरह का वैल्यू दे रहे हैं, किसी तरह का जजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कि वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग, तो ये इवेलुएट कर रहे हो। ठीक है, जो आप इसको प्रोवाइड करो किसी तरह की इंफॉर्मेशन कि और बेहतर हो सकता है या अच्छा किया है, ये आपका वैल्यू जजमेंट होती है। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कि आप फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहे हो, डिटेल वर्जन लिख रहे हो। ठीक है, अब ये किया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो ये करेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, फिर आता है आपका इनफॉर्मल फीडबैक, मतलब इनफॉर्मली तरीके से, या भी टीचर दे सकते हैं विद इन द क्लासरूम, इनफॉर्मल तरीके से कुछ बता रही है, स्टूडेंट को कुछ प्रोग्रेस करने के लिए कह रही है, तो ये आपका इनफॉर्मल फीडबैक के अंदर आता है। ठीक है,
फिर आता है फॉर्मल फीडबैक, जो कि ये मतलब चेकलिस्ट प्रिपेयर करती है टीचर। इसके अंदर कुछ रेफरेंस देती है, मार्क करती है बच्चे को कि ये चीज़ उसने सही करी है, उसके बेसिस पे उसे मार्क्स दे रही है, फीडबैक दे रही है। ठीक है, रेफरेंस लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया ये। ठीक है, रेफरेंस आप देख सकते हो, लिख लेना। फिर आता है पीयर फीडबैक, मतलब आपस में जो पीयर है वो एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या अच्छा होना चाहिए, क्या गलत है, किसको सही करना है। फिर सेल्फ फीडबैक, जो आप अपने आप को खुद दे रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाया, यहाँ पे आपने कुछ मॉक टेस्ट लगाया या फिर एनटीए की साइट पे जाके आपने टेस्ट दिया, बाद में जाके आप सेल्फ एवेलुएट कर रहे हो, अपने आप को फीडबैक दे रहे हो कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने सही परफॉर्म किया कि नहीं। तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है आपका चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, समरी रिपोर्ट। ये मैंने एक तरह का, ये जो पिक्चर है ये इसका सोर्स है आपका ईसीसी फ्रेमवर्क, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट का जो फ्रेमवर्क होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का लर्निंग फ्रेमवर्क है, जो कि आपको दिया है यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो मैं इसका एग्जांपल लेते हुए आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से चेकलिस्ट एक टीचर प्रिपेयर करती है, पोर्टफोलियो बनाती है बच्चों के लिए, और एक तरह की समरी रिपोर्ट तैयार करिए। अब ये यहाँ पे देखोगे ना, इसके अंदर यूनिट 3 के अंदर आपको दिए हुए हैं कि टीचर मेनली असेस कैसे करे। तो ये असेसमेंट का जरिया है, असेस इस तरीके से करती है, असेसमेंट टूल्स है, स्ट्रेटेजी है कि या तो टीचर ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन करके बच्चे को असेस कर रही है, बच्चे का देखकर रेगुलर बेसिस पे कि कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर, लिसन करके, ऑब्जर्व कर, ये सारे असेसमेंट के टूल्स और स्ट्रेटेजी है, ये ध्यान रखना। ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, लिसनिंग टू चिल्ड्रन, या फिर सिस्टमेटिक प्रोसीजर देखिए, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स देखकर, ब्रीफ रिटर्न नोट्स लिखकर, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना का ब्रीफ रिटर्न नोट लिखकर, ऑब्जर्व करके कि बच्चे ने आज ये माइलस्टोन अचीव किया, लिख रहे हैं उसके बारे में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टूल है। ठीक है, एक तरह की टूल है जिसको हम सिस्टमेटिकली प्रोसीजर का यूज करते हुए बच्चे को असेस कर सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का। ठीक है, एक ये यूज कर सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का, एक हम ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये भी एक तरह का टूल है जिसके लिए हम यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करके बच्चे का, कि यहाँ पे सिलेक्टेड सैंपल चिल्ड्रन के आर्ट वर्क को लेना, स्क्रिबल्स, अगर बच्चा अगर अर्ली ईयर्स में है तो स्क्रिबलिंग को देखते हुए देख पाना कि बच्चा सही से कि जो रिटर्न जो एबिलिटी है उसके अंदर डेवलप हो रही है कि नहीं। तो सिस्टमेटिकली सैम्पल करना उसकी चिल्ड्रंस की एक्टिविटी को। फिर इनके बेसिस पे आप डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं कि पोर्टफोलियो बना के हर एक एक्सपर्ट को देखते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं कि बच्चे का कितना माइलस्टोन अचीव हो रहा है, कितनी सक्सेस हो रही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो रही है कि नहीं। तो ये आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं, समरी रिपोर्ट लिखते हैं। तो ये सारे असेसमेंट के जरिए है, असेसमेंट के टूल्स है, असेसमेंट की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये आपको बताया। इसके अलावा क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन भी होता है कि जब हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, ग्रेड देते हैं बच्चे को, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कि कितना बच्चे ने अचीव किया है, उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन भी इसके अंदर आता है। फिर आता है रूब्रिक असेसमेंट, रूब्रिक का यूज करके बच्चे को असेस करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरह के आप बच्चे की असेस कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, तो उसके लिए आप रूब्रिक्स यूज करें। अब जैसे कि आप अब यहाँ पे टीचर्स क्या करती है, जो भी हमारे पेपर होते हैं उसको चेक कैसे करती है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम होती है टीचर के पास। तो वो टीचर उस हिसाब से देखती है कि अगर बच्चे ने मतलब एक्सीलेंट तरीके से हर एक चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया तो 8 मार्क्स देना, अगर कुछ छूट गया है, उसे कम परफॉर्म किया तो 6 मार्क्स देना, गुड किया है तो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो 4 पॉइंट देना। तो ये क्या कर रही है, रूब्रिक का यूज करते हुए बच्चे को असेसमेंट दे रही है। रूब्रिक क्या है, रूब्रिक एक तरह का ये टूल है जो टीचर यूज कर रही है। ठीक है, क्राइटेरिया है ये एक तरह का जिसको टीचर हम यूज करिए बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। फिर आता है क्राइटेरिया, एक तरह का ट्रेट आइडेंटिफाई करना, जिसके अंदर यहाँ पे असाइनमेंट्स दे रही है, चेकलिस्ट दे रही है, ग्रेडिंग शीट्स का यूज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को स्कोर कर रही है। फिर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, ये भी आपका एक तरह का असेसमेंट का जरिया है, इवैल्यूएशन का जरिया है कि जब टीचर अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसी देख रही है कि कितनी स्किल्स बच्चे के अंदर जनरेट हो रही है कि नहीं। अब इसको भी टीचर मार्क कर रही है कि यस हुआ कि नहीं, नो, या फिर कितने एक्सटेंट तक हुआ है, कितने डिग्री तक हुआ है। तो ये टीचर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन के अंदर चेक करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब तक हमने पूरे 3 पार्ट्स हमने पूरे रिवाइज कर लिए हैं अपने। ठीक है, अब बारी आती है लास्ट पार्ट की, यूनिट 7 की कंप्लीट रिवीजन की, विच इज असेसमेंट इन एंड्रागोजी।
अब जो कि आता है आपका गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस और फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस। तो इसको हम भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स है इसके जो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्लेंडर्स का आप सबने मेरे से पहले भी पढ़ा हुआ, एक कंप्लीट सेशन है, तो मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ ये। तो कंप्लीट सेशन देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। अभी मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ हाईलाइट करके कि इसमें मेन क्या था। तो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से टीचर को कि क्लासरूम की जो इंटरेक्शन हो रही थी, कि क्लासरूम में टीचर कैसे पढ़ा रही है, तो उसको हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे। टीचर की परफॉर्मेंस को जज कर रहे थे कि बच्चे की यहाँ पे बच्चों के साथ एंगेज हो पा रही है कि नहीं, बच्चों के आइडियाज़ को सेट कर पा रही है कि नहीं, लेक्चर डिलीवर कर रही है, प्रेज कर रही है कि नहीं। तो ये हमने देखा था। तो इंटरेक्शन एनालिसिस के अंदर हम मेनली क्या करते थे, टीचर के वर्बल बिहेवियर को चेक करते थे। एक तरह की टेक्निक थी कि हम यहाँ पे कैप्चर करते थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो डायमेंशन को, टीचर्स के वर्बल बिहेवियर को क्लासरूम के अंदर कैसा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लेंडर्स का जो सिस्टम है इसका हम यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जर्वेशन टूल। क्लासीफाई करते हैं वर्बल बिहेवियर टीचर्स की, ठीक है, कि वो टीचर क्लासरूम के अंदर कैसे इंटरेक्ट कर रही है। अब ये कैटेगरीज में डिवाइडेड था, तो ये 10 तरह की कैटेगरीज थी इसके अंदर, जिसको हमने कोड किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से। यहाँ पे सबसे पहले आता है 1 से लेके जो 7 तक जो डिवाइडेड था वो था आपका टीचर टॉक, कि जिसके अंदर टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है आपकी टीचिंग के प्रोसेस में, कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है टीचर फीलिंग को, बच्चे की प्रेज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है उसके आइडियाज़ को, आस्क कर रही क्वेश्चंस को, लेक्चर को डायरेक्शन दे रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, जज कर रही है अथॉरिटी को। फिर आता है आपका 8th 9th जो कैटेगरी, जो रिस्पॉन्स इनिशिएशन, यानी कि पीपल टॉक। अब बारी आती है कि बच्चा इन टॉक को इनिशिएशन कर रहा है, टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आता है लास्ट में साइलेंस, यानी कि साइलेंस और कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो ये आप मैंने यूनिट मतलब उसके अंदर मतलब एक अलग से सेशन है फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस, तो मैंने करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको 10 कैटेगरी से आपको यहाँ पे बताया है शॉर्ट में। इसके अलावा यहाँ पे कई तरीके के ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर होते हैं, कि मान लो अगर एक टीचर है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके भी कई तरीके का क्राइटेरिया था, कई तरीके का ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर था कि कोडिंग कैसे करनी है आपको। अगर टीचर यहाँ पे पढ़ा रही है, लेक्चर डिलीवर कर रही है, तो 5 कोड लिखना है, 5 कोड लिखना है। अगर यहाँ पे बच्चे को एनकरेज कर रही है, तो यहाँ पे आप प्रेज कर रही है, तो 2nd कोड लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के प्रोसीजर थे कि जब यहाँ पे आप अनसर्टन हो, मतलब कोई भी ऐसा कोडर है जो टीचर को मतलब उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर उसको अनसर्टेनिटी है, वो समझ नहीं पा रहा है 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी में, तो अब इसमें से क्या करोगे, मान लो 2 कैटेगरी है, तो आप उसमें से ऐसी कैटेगरी चुनेंगे जो कि फारदेस्ट होगी फ्रॉम द कैटेगरी 5, ठीक है। 10 नहीं चुनेंगे, लेकिन 5 से आगे होगी, फारदेस्ट होगी, ठीक है। तो ये हम चुनते हैं, ये इसका एक होता है क्राइटेरिया। फिर आता है इफ टीचर का जो बिहेवियर अगर कंसिस्टेंटली होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो आप शिफ्टिंग वो अवॉइड कर रही है एक क्लासिफिकेशन से अदर क्लासिफिकेशन में, तो आप क्लियरली इंडिकेट करेगी। फिर आता है कि जब टीचर रिपीट करता है स्टूडेंट्स के आंसर को, इफ इट्स करेक्ट, तो आप 2 रिकॉर्ड करेंगे, और जब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 8, जब यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप 8 इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर था जो कि हमें फ्लेंडर्स ने दिया था। तो यहाँ पे इस तरीके की कैटेगरी बनती है 10 2 2 3 3 4, ये किसी ने कोड की है, किसी क्लासरूम के अंदर टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, वर्बल बिहेवियर को, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोड करा है, ठीक है। तो ये इन्होंने कोडिंग दिया। अब इसको आप टैबुलेटेड मैट्रिक्स में आप लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कैटेगरी है उसको आप डिवाइड करते हैं 1 से लेकर 10 तक हॉरिजेंटल वे में, और 1 से लेकर 10 तक वर्टिकल वे में, दोनों में चलता है 1 से 10, और ये इक्वल होना चाहिए। एक कंडीशन भी होती है कि इनका ना इक्वल होना चाहिए, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। यहाँ से भी, यहाँ पे जैसे कि देखोगे 25 होना चाहिए, और इस तरफ से भी 25 होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी टोटल इसका दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। और दोनों में 10-10 कैटेगरी होनी चाहिए, 10-10 का मैट्रिक्स इसके अंदर बनता है। ये आपको कंडीशन दी है। मान लो अगर 10 और 2 पेयर है, मतलब कोड है, तो कैसे इसको करोगे, 10 आपका है एक्स एक्सिस पे और 2 आपका वाई एक्सिस पे सॉरी, तो 10 आपका एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे 10, और 2 आपका है वाई एक्सिस पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हैं और उसका टोटल कर देते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से मैट्रिक्स को आप। तो ये आपको पूरा मैंने उस सेशन में कराया हुआ है, तो मैं आपको फिर से इतना टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी, रिवीजन सेशन है ये, तो आपको देखना है तो वो सेशन देखना। इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं,
आप रेशो कैसे निकालते हैं, ये रेशो आपसे पूछते हैं कि जब आपको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रेशो निकालना होता है, तो जो आपकी इनडायरेक्ट वाली होती है 1 से लेके 4 तक, उसको आप डिवाइड करते हैं डायरेक्ट में। डायरेक्ट में कि जब टीचर लेक्चर दे रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, जज कर रही है, और जब यहाँ पे बच्चों की मतलब यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे बच्चे की क्या फर्स्ट जो कैटेगरी होती है वो क्या बता रही है, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना, प्रेस करना, एक्सेप्ट करना, आस्क करना क्वेश्चन, तो 1 से 4। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको डिवाइड कर देते हैं सॉरी, ठीक है, ये आपको पता है, ये फॉर्मुलेज है, कुछ रेशियो निकालना है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से, तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है। इसके अलावा स्टडी स्टेट सेल होता है कि जब 5 की कैटेगरी है, जब टीचर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करिए, तो इस तरीके का वो बनता है आपका मैट्रिक्स के अंदर जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ये आपको बताया हुआ है। एडवांटेज यही है कि ये टीचर की वर्बल बिहेवियर को चेक कर सकता है, टीचर के फ्लो एंड पैटर्न ऑफ टीचिंग बिहेवियर को चेक कर सकता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ लिमिटेशन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टीचर के वर्बल बिहेवियर को चेक कर रहा है, उनके नॉन वर्बल बिहेवियर को चेक नहीं करना कि टीचर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से कंटेंट डिलीवर कर रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं। तो उसके लिए गैलोवे ने अलग से अपना सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस निकाला है, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे 10 कैटेगरी के अलावा 9 कैटेगरी अलग से दी है नॉन वर्बल बिहेवियर की। अब मैं इसको समझा देती हूँ क्या है ये चार्ल्स कोलोवे सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो टीचर का जो बिहेवियर है, इन्होंने कहा कि डिवाइड होता है वेरियस यूनिट में, और जो बिहेवियर की यूनिट है ये 10 कैटेगरी तो सेम है फ्लैंडर की, लेकिन इसके अलावा जो अलग से नॉन वर्बल बिहेवियर की जो कैटेगरी है वो 9 है, ठीक है। मेन अजम्पशन क्या है कि नॉन वर्बल सिर्फ वर्बल बिहेवियर को चेक करना सफिशिएंट नहीं होता, आप नॉन वर्बल बिहेवियर भी चेक करें, बच्चों का नॉन वर्बल बिहेवियर भी चेक करें, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको देखना है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस आया था, ठीक है। तो ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये इसको ध्यान से समझना। अब इसके अलावा देखोगे ये 10 कैटेगरीज तो वही थी फ्लैंडर्स की, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर है, अब इसको कैसे करते हैं, कैसे कोड करते हैं, अब इसको कोड करने का भी अलग तरीका है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो ऑब्जर्वर होता है वो सिलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट पोजीशन क्लासरूम के अंदर, कि अब मान लो अब आपको एज अ ऑब्जर्वर वहाँ पे क्लासरूम में बैठना है, तो सबसे पहले यही होता है कि वो टीचर के सामने ना बैठे, वो टीचर से दूर बैठे और बस चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है। मेन उसका मोटिव यही है, अप्रोप्रिएट पोजीशन पे बैठना क्लासरूम के अंदर और स्मूथली वॉच करना, चीज़ों को देखना, लिसन करना विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ये इसका सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि जब आपको ऑब्जर्व करना है टीचर की वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को। फिर आता है अब क्या करते हो, अब जो कोडर होता है, यानी कि जो उसके परफॉर्मेंस को जज कर रहा होता है, वो कोड करना स्टार्ट करता है। उसके लिए वो क्या करता है, 0 से लेकर 9 तक नंबरिंग देता है, ठीक है। और ये देखता है कि मान लो अगर टीचर यहाँ पे बच्चे की फीलिंग को एक्सेप्ट कर रही है, तो कितनी उनकी सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है या इनकॉन्ग्रुएंसी है। तो हम इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द वर्बल बिहेवियर कैटेगरी। अब इसको ध्यान से सुनना, इट इन्वॉल्व्स वर्बल बिहेवियर कैटेगरीज ऑफ अ टीचर ट्रेनीज फ्रॉम 0 to 9 सेम एज दैट ऑफ द फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। लेकिन जो नॉन वर्बल कैटेगरीज कॉरेस्पॉन्ड करती है बिहेवियर इज कॉन्ग्रुएंट, कि बिहेवियर है वो कितना कॉन्ग्रुएंट है, कि क्या जो वर्बल बिहेवियर का जो एक्सपेक्ट है कि स्टूडेंट जो टीचर यहाँ पे बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या उसके अंदर सिमिलैरिटी है, क्या वो कॉन्ग्रुएंसी है उसके अंदर वर्बल एक्सप्रेशन के नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस के अंदर, कि वर्बल एक्सप्रेशंस मैच कर पा रहे हैं नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस की, कि टीचर तो चलो हमें दिख रहा है कि टीचर बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है कि यस गुड ऐसे एक्सेप्ट करिए, तो क्या यहाँ पे नॉन वर्बल बिहेवियर में दिख रहा है, खुशी से वो एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो कितना दोनों में सिमिलैरिटी है, वर्बल बिहेवियर में और नॉन वर्बल बिहेवियर में, तो वो हम कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी से जज कर रहे हैं, अप्रोप्रिएटली मैनर से कर पा रही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा ना नॉन वर्बल स्टेजेस पे कई तरीके की कैटेगरीज आती है। अब ये देखना ध्यान से, जैसे कि अगर टीचर यहाँ पे एक्सेप्ट करिए बच्चों की फीलिंग को, तो क्या इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी है या इनकॉन्ग्रुएंसी है, कि सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है, तो इसको कोड करते हैं। जो टीचर क्या करता है, अगर सिमिलैरिटी होती है तो क्यों देता है, क्योंकि आप पूरा तो नहीं लिख सकते ना, कॉन्ग्रुएंसी है इनकॉन्ग्रुएंसी है, तो आप कोड करते हो। तो ये गैलोवे ने ही दिया है आपको,
कि जब आप कॉन्ग्रेसी और इनकॉन्ग्रेसी चेक करनी होती है तो कॉन्ग्रेसी के लिए क्यू कोड देना है और इनकॉन्ग्रेसी के लिए ए कोड देना है। तो क्यू कोड कब दोगे? क्यू दोगे कि जब कॉन्ग्रेसी है और ए दोगे जब इनकॉन्ग्रेसी है। फिर आता है प्रेज और एनकरेज कि जब टीचर बच्चों को प्रेज करे कि वेल डन, कीप इट अप, शाबाश, गुड। तो उसके अंदर आप कॉन्ग्रेसी पे क्या करोगे? सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड कैटेगरी के लिए इसके अंदर जो कॉन्ग्रेसी होगी आप डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और इनकॉन्ग्रेसी को एस से। इसके अलावा आता है कि एक्सेप्ट करना बच्चे की फीलिंग को, तो उसके लिए आप इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट कर रही है उसे अच्छे से बच्चे की फीलिंग को, कि ये तो नहीं कि उसे डांट टपट के भगा रही है। तो अगर इम्प्लीमेंट करे तो ई से कोड देना है उसको। अगर परफ्यूरेंट्री है मतलब परफेक्ट्री है मतलब इसका मतलब इसके अपोजिट है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है, विदाउट इंटरेस्ट है, तो डी देना है। फिर आता है आस्क क्वेश्चन कि जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है तो क्वेश्चन कैसे पूछ रही है, पर्सनली पूछ रही है या इम्पर्सनल पूछ रही है। तो पर्सनल पूछ रही है तो आर, अगर इम्पर्सनल पूछ रही है तो एफ। के कोड आपको दिए हुए, ये मैंने नहीं दिए आपको, ये गैलोवे नहीं दिए, ठीक है, ये मैं कोड नहीं लिख रही, ये गैलोवे लिख रही है, ठीक है। फिर आता है लेक्चर। लेक्चर के अंदर क्या करना कि कितना रिस्पॉन्सिव है लेक्चर, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, मतलब बच्चा रिलेट कर पा रहा है उससे नहीं, या फिर इररेलेवेंट है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो जी देना, ठीक है। फिर आता है गिव डायरेक्शन कि जब इन्वॉल्व है बच्चे के साथ या डिसमिस है। अगर इन्वॉल्व है तो वाई कोड देना, अगर नहीं है डिसमिस है तो एच देना। क्रिटिसाइज कर रही है, जस्टिफाई कर रही है, तो क्रिटिसाइज कर रही है तो फर्म है यहाँ पे, या फिर हार्शली क्रिटिसाइज करिए, मतलब जेंटल वे में क्रिटिसाइज करिए या फिर हार्श वे में, रूडली वे में। तो अगर फर्म है तो यू, जे है तो यानी कि हार्श। फिर आता है प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स, तो इसके अंदर रिसेप्टिव इनिटेशन होता है। रिसेप्टिव इनिटेशन होता है कि प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं, बात कर रहे हैं कि नहीं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं, तो रिसेप्टिव देना है। अगर नहीं करे तो इनअटेंशन देना है। तो इसके अंदर कोई कोड नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने रिसेप्टिव और इनअटेंशन से दिया है, इसके अंदर भी सेम है। तो इसी तरह जो साइलेंस और कंफ्यूजन की स्थिति आती है तो कंफर्ट और डिस्ट्रेस आता है। इसके अंदर भी ये स्थिति है कि 0 से स्टार्ट होना है और 0 से खत्म होना है, ये इसकी कंडीशन है। उसके अंदर क्या थी, 10x10 की मैट्रिक्स बन रही थी फ्रेंटस में, इसके अंदर 0-0 की बन रही है कि लास्ट स्टार्टिंग में भी 0 होना चाहिए और अंत में भी 0 होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारा का सारा आपका था गैलोवे का फ्रेंटस का इंटरेक्शन एनालिसिस और गैलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस। अब बात आती है यहाँ पे टीचर का इवैल्यूएशन करने की, तो इसके अंदर प्रीसेज प्रोडक्ट वगैरह आएगा, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज टीचर इवैल्यूएशन, कि जब हम टीचर को सिस्टमैटिकली जज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उनको एनालिसिस कर रहे हैं कि टीचर यहाँ पे किस तरीके से पढ़ा रही है बच्चे को, और इस टीचर को एक तरह का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कर रही है टीचर की ग्रोथ के लिए, तो वो टीचर इवैल्यूएशन कहला रही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचर इवैल्यूएशन? पर्पस यही है कि हमें टीचर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, उन्हें इवैल्यूएट करना है रेगुलर इंटरवल में, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए, उसका स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा हो पाए। इसके लिए हम टीचर को मेन पर्पस है, इसलिए हम टीचर को इवैल्यूएट करें और मार्क्स दे रहे हैं। यहाँ पे कई तरीके के मॉडल आते हैं टीचर इवैल्यूएशन का, ये मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई एम श्योर, गारंटी है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ही करवा दिया है ये, ताकि एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाए, भटके नहीं। तो अब ये है, इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब कई तरीके के मॉडल्स होते हैं टीचर इवैल्यूएशन के। पहला जो मॉडल है वो होता है वैल्यू एडिड मॉडल, यानी जिसको हम कह रहे हैं वैम। वैम है, अब वैम क्या है, ये मेजर करता है सर्टेन टीचर कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ देयर स्टूडेंट, कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस कितनी हो रही है। वैल्यू एडिड मॉडल जो वैम है, एक तरह का टेस्ट स्कोर लेता है अपने स्टूडेंट के प्रीवियस ईयर्स के, और इंफॉर्मेशन ये देता है एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड, और प्रिडिक्ट करता है व्हाट देयर टेस्ट स्कोर विल बी इन द फॉलोइंग ईयर, कि पहले के मुताबिक अब कितने हैं। तो ये हम उन टीचर को इवैल्यूएशन करें बच्चे की परफॉर्मेंस देखिए कि बच्चा कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। अब जैसे कि आप भी देखोगे, आपने स्टार्टिंग में आप जैसे कि मेरे सेशंस ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप किसी और से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब देखोगे अब मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, या फिर आपको कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है कि नहीं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, टीचर को इवैल्यूएट करें बच्चे की परफॉर्मेंस देखिए, कि अगर बच्चा अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, मार्क्स अच्छे से ला रहा है, जीआरएफ क्लियर करके ला रहा है, तो इसका मतलब है टीचर अच्छा पढ़ा रही है उसको। हालांकि इंटरनली भी बच्चे को मोटिवेट होना उतना ही जरूरी है, लेकिन टीचर से जज कर रहे हैं, तो ये वैम कहला रहा है, वैल्यू एडिड मॉडल। डेटा यहाँ पे कलेक्ट करते हो वेदर द स्टूडेंट्स एक्सीड दोज एक्सपेक्टेशन और नॉट,
कि बच्चे ने ये जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सीड करी है कि नहीं। टीचर जो वैल्यू एडेड एस्टिमेट करी है कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल और प्रेडिक्टिंग स्कोर। बच्चे की एक्चुअल स्कोर क्या है और प्रेडिक्टिंग स्कोर क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, गैप क्या है, उसके बेसिस पे हम टीचर को इवेलुएट कर रहे हैं। अलाउ करता है एक तरह का कंपेयर करना इफेक्टिवनेस ऑफ अ डिफरेंट टीचर बाय शोइंग देयर रिजल्ट कि हाउ डिड द स्टूडेंट्स इंप्रूव, कि बच्चे ने कितना इंप्रूव किया है, कितनी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी गई है। एडवांटेज क्या है बैंक का कि सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि एक तरह का पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट निकाल रहे हो, मेनली पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट निकाल रहे हो कि पहले कितना अचीव किया, बाद में कैसे किया। तो ये एक तरह का बेसिक इंटरवेंशन आप यूज करते हो, जो मेनली हम जो रिसर्चर होता है एक तरह का बेसिक इंटरवेंशन यूज करता है कि जब उसे यहाँ पे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट निकालता है कि पहले कैसा था, अब कैसा है, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्कोर्स कैसे अचीव हो रहे हैं। तो उसके लिए आप ये सिंपल तरीका यूज करते हैं। डिसएडवांटेज यही है क्योंकि यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ने पढ़ाया नहीं है, टीचर ने तो पढ़ाया है। तो ये इसकी डिफिकल्टी है, एक तरह की डिसएडवांटेज है कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस से पूरा जज नहीं कर सकते टीचर की कैपेबिलिटी को, टीचर के पोटेंशियल को। अगर बच्चा परफॉर्म नहीं करके आ रहा है तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, टीचर ने तो अपना 100% दिया है। तो ये इसकी एक तरह की डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते अगर बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया अच्छा तो उसका मतलब टीचर वर्स्ट है, ऐसा नहीं है। वो बच्चे पे डिपेंड करता है एट दी एंड, क्योंकि लिख कर तो वही आएगा ना, टीचर थोड़ी जा रही लिखने, टीचर तो सिर्फ पढ़ा रहा है। तो ये इसकी एक तरह की डिसएडवांटेज है। नाउ अब आता है टीचर की ऑब्जर्वेशन। अब टीचर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, फ्लैंडर्स डिटेक्शन एनालिसिस का, कि जब हम प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं, वेल डिजाइन रूब्रिक्स बनाते हैं जो कि रिलायबल रिजल्ट्स हमें निकाल के देता है। ऑब्जर्वर यहाँ पे देखता है कि बच्चे के साथ टीचर रैपो बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो ये टीचर को ऑब्जर्व करके, इस तरीके से भी हम टीचर को इवेलुएट कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। फिर आता है फ्रेमवर्क मॉडल। अब ये फ्रेमवर्क मॉडल क्या है, ये आपका 4 डोमेन में चलता है। ये आपको शेरोलेट डैनियलसन ने दिया है, फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग मॉडल। अब ये मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन है, मतलब किस तरीके से हम टीचर को इवेलुएट करें। पहला डोमेन होता है कि प्लानिंग के तौर पे, प्रेप के तौर पे यहाँ पे, फिर आता है क्लासरूम के एनवायरनमेंट के तौर पे, फिर आता है इंस्ट्रक्शन के तौर पे हम इवेलुएट करें, और लास्ट में जाके प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे सबसे पहले डोमेन आता है फर्स्ट, कि डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही है कि टीचर नहीं नॉलेज को, कंटेंट को, पेडागोजिकली को प्रिपेयर कर पा रही है इफेक्टिव लेसन की नहीं, बच्चे को नॉलेज को सही तरीके से कन्वे कर पा रही है कि नहीं, तो इस बेसिस पे देख रहे। फिर क्लासरूम के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बना पा रही है, कैसे तरह से कल्चर बना पा रही है लर्निंग का, तो ये देखना। इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रही है, क्या टेक्निक्स का यूज कर रही है, इफेक्टिव है कि नहीं, तो इसके डोमेन पे जज करना। फिर लास्ट में जाके रिफ्लेक्टिव करना टीचर की कि प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बना पा रही है कि नहीं, बच्चे की माइलस्टोन्स कैसे अचीव हुए, उनके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बना पा रही है कि नहीं, लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही, मतलब सॉरी लेक्चर्स नहीं, पोर्टफोलियो बना पा रहे कि नहीं, रिपोर्ट राइटिंग कर पा रही कि नहीं, कि आपके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। तो देख लो टीचर की जॉब कितनी मुश्किल होती है। टीचर को हर एक मतलब हर एक एक्सपेक्ट पे अपने आप को मतलब सुधारना होता है, अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे जज हो रही होती है। टीचर को ना सिर्फ लेसन पढ़ाना आना चाहिए, लेकिन बच्चे को इवेलुएट भी करना आना चाहिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी आनी चाहिए, है ना। तो यही आपको बता रहा है फ्रेमवर्क मॉडल के अंदर। फिर आता है आपका मारजानो टीचिंग इवेलुएशन मॉडल। ये आपका चौथा मॉडल है, जो कि आपको डॉक्टर बेवर्ली कार्फबर्फ ने दिया है, ठीक है। इसके अंदर 23 तरीके की एसेंशियल कॉम्पिटेंसी होती है टीचर की। तो ये जो मारजानो है कॉम्पिटेंसी बता रहा है 4 तरीके की डिफरेंट, कि स्टैंडर्ड बेस्ड प्लानिंग करना, स्टैंडर्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंडीशन फॉर लर्निंग, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेम है, मतलब काफ़ी सिमिलर है फ्रेमवर्क मॉडल की। तो ये आप देख सकते हो। तो इसके अंदर हम टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज देख रहे हैं, ये इसके बेसिस हम जज कर रहे हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। 4 तरीके के मॉडल है। अब बारी आती है प्रीसेज क्राइटेरिया की, प्रोडक्ट क्राइटेरिया की, और आपका यहाँ पे प्रोसेस क्राइटेरिया की। अब ये भी एक क्राइटेरिया है टीचर को इवेलुएशन करने का। तो पहले हमने टीचर का इवेलुएशन पढ़ा कि क्यों करते हैं, टीचर के इवेलुएशन के मॉडल पढ़े, 4 तरीके के मॉडल है। अब बारी आती है क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे हम टीचर को इवेलुएट करें। तो पहले प्रीसेज, तो टीचर को यहाँ पे उनके ट्रेड के ऊपर जज कर रही है कि टीचर यहाँ पे कितनी एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस क्या है, पर्सनल एट्रीब्यूट क्या है, कि बच्चे को रो रो के पढ़ाती है या फिर हंस हंस के पढ़ा रही है, मतलब टीचर का एटीट्यूड कैसा है। मतलब प्रीसेज के अंदर हम ये देख रहे हैं टीचर की किस तरीके से टीचर चीज़ों को के
बिहेवियर क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, खुशी खुशी बच्चों को पढ़ा रही है, एंगेज होके पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही, तो वो प्रीसेज क्राइटेरिया के अंदर हम देख रहे हैं। फिर आता है प्रोसेस क्राइटेरिया। अब प्रोसेस क्राइटेरिया के अंदर हम टीचर की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज जो टीचर क्लासरूम के अंदर यूज करें कि हाउ टीचर्स टीच, कि टीचर कैसे पढ़ा रहे बच्चे को, क्या यूज करिए, क्या प्रोसीजर यूज करिए, तो वो प्रोसेस क्राइटेरिया के अंदर जज करते हैं। इसके बेसिस पे हम टीचर को वैल्यूएट करें, ऑब्जर्व करें पीपल टीचर की इंटरेक्शंस को। फिर आता है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। प्रोडक्ट क्राइटेरिया एट द एंड ऑफ दिस सेशन, मतलब एट द एंड ऑफ दिस रिजल्ट, यानी कि आउटकम क्या निकल कर आया। टीचर ने पढ़ा दिया बच्चे को, और बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं जेआरएफ लेकर आ रहे हैं कि नहीं, या नेट लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया हम देख रहे हैं कि व्हेन द टीचर्स आर जज्ड बाय देयर इफेक्टिवनेस इन चेंजिंग द स्टूडेंट बिहेवियर, कि बच्चे के बिहेवियर में कैसा चेंज आया है, बच्चे अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं, अचीवमेंट हो रही है कि नहीं, तो वो हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया के अंदर देखते हैं। जब भी बात करते हैं प्रीसेज की, यानी कि टीचर कैसा है, इंटेलिजेंट है, मोटिवेटिंग है, ट्रेंड है, एक्सपर्टीज है उसको कि नहीं, तो ये प्रीसेज के अंदर देखते हैं। यहाँ पे प्रोसेस के अंदर होता है क्वेश्चनिंग, मॉडल्स, मैनेजमेंट, टीचर किस तरीके से क्लास को मैनेज कर पा रही है, यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, कंटेंट बना रही है, कंटेंट डिलीवर कर रही है। कॉन्टेक्स्ट भी आता है कि स्टूडेंट के बैकग्राउंड को देख रही है, उनको मोटिवेट कर रही है। फिर आता है प्रोडक्ट की जब टेस्ट स्कोर देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 2020 का, यह आपका क्वेश्चन आया था जून की शिफ्ट में, जो अभी फिलहाल में ही हमारा एग्जाम होता है एनटी का, तो जून शिफ्ट का है ये। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है प्रीसेज से रिलेटेड क्राइटेरिया आपको बताना है टीचर इवैल्यूएशन का। आप देख लो, अब आपको मैंने पढ़ा दिया है, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसकी, तो ये देख लो क्वेश्चन क्या है कि प्रीसेज रिलेटेड क्राइटेरिया आपको बताना था टीचर इवैल्यूएशन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, कि जब हम क्या कर रहे हैं, टीचर की पर्सनैलिटी देख रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है। अभी बात करते हैं ना टीचर के एट्रीब्यूट की, तो विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी प्रीसेज, तो टीचर का एट्रीब्यूट, तो ये हमारा हो गया। तो पर्सनैलिटी, पैटर्न, मोटिवेशन, डिस्पोजिशन, ये हो गया। और इसके अलावा आता है आपका डी ऑप्शन, यानी कि सोशल कॉम्पिटेंस कितना है, सेल्फ एस्टीम कितना है उसका टीचर का, तो ये भी हो गया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये सेशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था, काफ़ी ब्रॉड था, हमारा पूरा यूनिट 7 इसके अंदर हमने रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपने यूनिट 7 पहले भी कहीं से नहीं पढ़ी है, तो आप इस सेशन को रेफर कर सकते हो बाइबल के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर मैंने ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है और उससे ज़्यादा ही कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, और ये पूरा आपका यूनिट है पूरी कंप्लीट, जिसको हमने रिवाइज करा है, ठीक है। और ये पूरा आपका डिटेल्ड वर्जन है। तो अगर आप चाहते हैं, आपको सेशन अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और सेशन कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया करो, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए स्पेशली फीडबैक, मतलब स्पेशली जो सेशंस है वो प्रिपेयर करती हूँ, और सबसे हट के अलग, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल पाए। तो उसी हिसाब से मुझे फीडबैक भी दिया करो। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, मुझे बहुत हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि अगर कोई टीचिंग स्ट्रैटेजी कुछ दूसरी अपनानी है, तो वो मैं यूज़ कर पाऊँ और अच्छे से और बेटर तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टेलीग्राम लिंक है ये मेरा, ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइड आपको कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस, एंजॉय लर्निंग, और ऐसे ही पढ़ते रहो, स्टे सेफ, और अपने गोल जेआरएफ को 100% अचीव करो। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस।